बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशमी। अबू ज़र तबीयत की नासाजी की वजह से आज हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। और तबीयत की नासाजी का जिक्र करें तो अभी कुछ देर पहले 24 की जब मैं हेडलाइन सुन रही थी तो उसमें यह खबर भी आई थी कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत भी नासाज है। उनकी कमर में दर्द और सांस लेने में मुश्किल हो रही है। मुलाकातों पर पाबंदी भी लगा दी है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे, और सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ तो हर एक के लिए करनी चाहिए। काफ़ी अरसे से वो बीमार हैं और अभी ये खबर आ रही थी कि उनकी तबीयत नासाज है। तो हमारी टीम और मेरे ख्याल से सब लोग ही ये दुआ करें कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए और वो रुबाई सेहत हो जाए, और अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, खैरियत से रखे। क्योंकि आजकल ख़ास तौर पर 2020 जब से स्टार्ट हुआ और अब तक जो सिचुएशन है वो हेल्थ के हवाले से खासी परेशान कुन है। कोविड ने बहुत सी ज़िंदगियां ले ली, बहुत से लोगों की ज़िंदगियां मुतासर की। उस पर भी हम बात करेंगे प्रोग्राम में, और कुछ पॉलिटिकल सिनेरियोज़ भी हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। अमेरिका में फाइनली 46वें सदर ने हल्फ उठा लिया और बाकायदा चार्ज जो है वो संभाल लिया, उस पर भी बात होगी। सबसे पहले नज़र डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का वज़ीरिस्तान में 3G और 4G इंटरनेट खोलने का ऐलान। वज़ीरिस्तान के नौजवानों को रोजगार देने की ज़रूरत है। यहाँ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और डैम बनाएंगे। हर ख़ानदान को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस में नया मोड़। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर के तहफ़्फ़ुज़ात स्क्रूटनी कमेटी पर अदम एतमाद कर दिया। कहते हैं कमेटी नाकाम हो चुकी, स्क्रूटनी शफाफ नहीं हो रही। उधर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग केस की खुली समाअत करने का चैलेंज कर दिया। जो बाइडन ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया, वो अमेरिका के 46वें सदर बन गए। अमेरिका की पहली सियाफाम खातून नायब सदर कैमला हैरिस ने भी अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। में मौजूद 12 साला बच्ची हामला निकली। पुलिस ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ऑफिसर की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का कहना है कि कमसिन बच्ची के साथ ज्यादती इंसानियत सोज वाक़या है। और पाकिस्तान का शाहीन 3 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल ने बहिरा अरब में अपने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, और अब एक नजर डाल लेते हैं कल होने वाली पॉलिटिकल एक्टिविटीज और पॉलिटिकल बयानात के खुलासे के ऊपर। ये हम इसलिए इनको हवाले नहीं कर रहे क्योंकि पीटीआई को एतराज है। तो जिस तंजीम का तहकीकात हो रही है, जिसकी स्क्रूटनी हो रही है, अगर वो इतना असरअंदाज हो रही है तो वो शफाफ कैसे हो सकती है? ये जो स्क्रूटनी हो रही है ये बिल्कुल शफाफ नहीं है, और हमने ये लिख के भी दिया है। ये तमाम रिकॉर्ड उनके हवाले किया जाए और वो रोजाना की बुनियाद पे इस पे हेयरिंग करें। अवाम, सिविल सोसाइटी, मीडिया, सबके नुमाइंदे वहाँ मौजूद हो। जो मुद्दई है उसे तमाम डॉक्यूमेंट्स जो स्टेट बैंक के जरिए आए हैं, जो तहकीकाती उसके जरिए आए हैं, वो हमसे छुपाए जाएं। भाई किस बात का पर्दा है? रोजाना की बुनियाद पे समाअत करके इस मसले का फैसला किया जाए, चूँकि ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। वो शख्स के जो मुल्क में सबसे रसीदें मांगता था, अब जब अपनी रसीदें देने की बारी आई है तो वो मुसलसल इल्तवा के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी हमें यकीन दहानी कराई है कि मेरिट के ऊपर इस अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। पीटीआई भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पे क्रॉस पर्चे करा के बचना चाहती है, लेकिन बच नहीं सकेगी। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना गैर जानिबदाराना, बगैर दबाव के, इंसाफ पर मबनी जो है वो किरदार अदा करे। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस पर, पीटीआई का जो फॉरेन फंडिंग केस है उस पर फैसला नहीं दे सकता। वो प्रोजेक्ट जो कि सस्ती बिजली कराची इलेक्ट्रिक को प्रोवाइड कर रही है, आप उसके ऊपर सवाल पूछ रहे हैं। बॉस तो है नहीं, तो किन मकासद के लिए? डराने के लिए, धमकाने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, सिंध हुकूमत की साख को खराब करने के लिए तमाम चीजें की जा रही हैं। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि वुज़रा काम करना छोड़ दें? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन है, और जिसको पाया तकमील तक पहुंचाने में चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब का अहम रोल है। उन्हीं की वजह से पूरे सूबे में बहुत सारे तरक्याती काम भी हो रहे हैं। सारी चीज़ें जो की जा रही हैं उसकी ज़ाहिर है कि वजह एक तो ये है ना कि हम इनकी नालायकियों नाइलियों को बोलना छोड़ दें। ये बनाते रहे रेफरेंस, सब तो बना दें, पूरी कैबिनेट को बना दें, पूरी पार्टी को बना दें, ज़बान ऐसी चलती रहेंगी।
जहाँ पर कुछ केसेस सरकारी मुलाजमीन के ख़िलाफ़ 3 साल से ज़्यादा अरसा से ज़ेर अल्तवार और जिनकी वजह से उनकी प्रमोशन नहीं हो रही थी, उनको अब इजाज़त प्रमोशन बोर्ड जो है वो 3 साल के अरसे के बाद उसकी जो प्रमोशन है वो जी बाकायदा आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का और सबसे पहले आलमी वबा कोरोना वायरस के हवाले से बात करेंगे, जिसके सबब नए आदादोशुमार आ चुके हैं। मजीद 54 अफराद 24 घंटों में जान की बाजी हार गए, जबकि मरने वालों की कुल तादाद 11,157 हो गई। नेशनल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 2,363 नए केसेस सामने आए हैं और आप देखिए ये केसेस का ग्राफ एक दफ़ा फिर से बढ़ना शुरू हो गया। 3,000 के करीब गए थे गुज़श्ता 4-5 दिनों की अगर हम बात करें, उसके बाद 1900 के करीब केसेस आए, फिर 1700 आए और एकदम फिर से बढ़ गए और अब 2363 नए केसेस 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तादाद फर्स्ट एंड सेकंड वेव कंबाइंड 5,27,146 तक पहुंच गई है, जबकि सेहतयाब अफराद की तादाद 4,80,696 हो गई है और फाल मरीजों की तादाद 35,293 है। यानी कि 35,293 ऐसे केसेस हैं जो इस वक्त अपने होम आइसोलेशन में हैं या फिर हॉस्पिटल्स के अंदर मेडिकल केयर के अंदर मौजूद हैं। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद का जिक्र करें तो 40,430, खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 64,373, सिंध में 2,38,470, जबकि पंजाब में 1,51,603 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बलूचिस्तान में 18,670, आज़ाद कश्मीर में 8,706, गिलगित बल्तिस्तान में 4,894 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं और सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई, जहां पर 4,501 अफराद अब तक कोरोना वायरस से जान की बाजी हार चुके, जबकि सिंध दूसरे नंबर पर है। 3,843 जान की बाजी हारे। खैबर पख्तूनख्वा में 1,811, इस्लामाबाद में 460, गिलगित बल्तिस्तान में 102, बलूचिस्तान में 192 और आज़ाद कश्मीर में 248 अफराद जान की बाजी अब तक कोरोना वायरस से हार चुके हैं। दूसरी जानिब हम वैक्सीन का अगर जिक्र करें और गवर्नमेंट इकदामात का जिक्र करें तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन खसूसी बराए हेल्थ डॉक्टर फैसल सुल्तान ने यह कहा है कि पाकिस्तान कोरोना वैक्सीन मुफ्त 18 साल से ज्यादा उम्र अफराद को देगी और बच्चों को ये वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। कुछ SOPs तरतीब दिए जा रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा था कि फर्स्ट 3 मंथ्स में 2021 के वैक्सीन आ जाएगी, जिनमें सबसे टॉप पर हेल्थ वर्कर्स को रखा जाएगा और फ्रंटलाइन वर्कर्स को रखा जाएगा और उनके साथ ये वैक्सीन का बाकायदा आगाज होगा और अब ये डिसाइड किया गया है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को लगाई जाएगी और बच्चों को नहीं लगाई जाएगी। डॉक्टर फैसल सुल्तान जो कि मुआविन खसूसी बराए हेल्थ हैं, उन्होंने ये भी कहा कि ड्रेप ने 2 वैक्सीन की मंजूरी दी है। साइनोफार्म कई ममालिक में इस्तेमाल हो रही है और साइनोफार्म की अफादियत 80% है, जबकि कैनसाइनो के 17,000 से ज्यादा ट्रायल्स पाकिस्तान में हुए। फरवरी के आगाज में इसके नतायज सामने आ जाएंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने यह भी कहा कि रवां साल की पहली समाही में वैक्सीन लगाने का अमल भी शुरू हो जाएगा और मार्च तक एक जो पूरा ग्राफ डिजाइन कर लिया गया है उसके तहत 10 लाख डोजेस फराहम करने के काबिल हो जाएगा पाकिस्तान और ये वैक्सीन विदाउट एनी कॉस्ट लगाई जाएगी। सबसे पहले जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाया जाएगा और उसमें हेल्थ वर्कर्स भी हैं, हमारे फोर्सेस के एहलकार भी हैं, वो तमाम लोग हैं जो अपनी अपनी ड्यूटी पर मामूर हैं और वो मजबूर हैं कि उन्होंने ओपन में, गैदरिंग में, हर जगह पर जाकर ड्यूटी देनी है, वनरेबल सिचुएशन में है। तो सबसे पहले उनको वैक्सीन लगाई जाएगी जो कि बड़ा खुशाइंद भी है। फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को रखा जाएगा। उसके बाद ये ग्राफ जो है वो बाकायदा डिसाइड किया जाएगा, लेकिन बच्चों को ये वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। अब तक 4 लाख से ज्यादा जितने हेल्थ वर्कर्स हैं उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करा लिया है और अब वो वैक्सीन के लिए अहल भी हैं, तो जैसे ही वैक्सीन अवेलेबल होगी सबसे पहले उनको लगाई जाएगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलेंगे। अगली स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, बड़ी भी है और कल एक बड़ा ज़बरदस्त काम भी हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब वज़ीरिस्तान का दौरा किया और इस दौरे के दौरान एक तो उनको ये जो ट्रेडिशनल वहाँ की सर पे पग है वो बड़ी सूट कर रही थी और मुझे हमेशा ये बड़ा मज़े का लगता है कि कोई भी हेड ऑफ़ द स्टेट जिस भी इलाके में जाते हैं तो वो इलाकाई ट्रेडिशंस जो हैं ना सिर्फ उनसे उनका वेलकम किया जाता है बल्कि वो उनको प्रेजेंट भी की जाती हैं। तो ये एक बड़ी बात थी कि आप अपनाइयत
के साथ उस एरिया को ओन कर रहे हैं। सो वज़ीर आज़म इमरान खान जब वहाँ पर मौजूद थे और ख़िताब कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ पर ख़िताब करते हुए ये कहा कि 30 साल कबल पहली मरतबा मैं वाना आया था, उसके बाद इंतखाबी मुहिम और अब वज़ीर आज़म बनकर यहाँ आया हूँ। ताहम वज़ीरिस्तान के लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत का फ़लसफ़ा ये है कि पीछे रह जाने वाले लोगों और इलाकों को ऊपर लेकर आएँ। वहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज का आगाज़ किया गया 3G और 4G, और साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने वहाँ पर यह भी कहा कि हम नौजवानों को आगे लेकर आना चाहते हैं। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोमिस किए गए और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि हर ख़ानदान को हेल्थ कार्ड और हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। सो इस पर हम बात करेंगे वज़ीर आज़म का ये इक़दाम किस हद तक खुशाइंद है और आइंदा आने वाले दिनों में इसके असरात क्या पड़ेंगे, क्योंकि ये वो एरिया है जिसके ऊपर ना सिर्फ हमारी गवर्नमेंट्स बल्कि हमारी फोर्सेस ने बहुत मेहनत की इस एरिया को इस्टेब्लिश करने के लिए। इस एरिया को मैं कहूँगी उसमें अमन के लिए जितनी कोशिशें हमारी फोर्सेस ने की हैं वो तो काबिल तहसीन है ही। हमारे साथ तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जी वालेकुम सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू यू जी एंड योर टीम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। ये बड़ा खुशाइन था ब्रिगेडियर साहब, कल वज़ीर आज़म जो वज़ीरिस्तान गए और वहाँ पे जिस तरह से उन्होंने ख़िताब किया, उस इलाके की ऑनरशिप, उन लोगों की ऑनरशिप के लिए जिस तरह की उन्होंने बातें की, वो वाकई काबिल तहसीन थी। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए ये वाकई ये बड़ा माइलस्टोन है अचीवमेंट पाकिस्तान के अवाम के लिए और ख़ुसूसन साबिक फाटा और वज़ीरिस्तान के अवाम के लिए कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जाते हैं और वो एक किस्म का आप समझे कि उन्होंने कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उस पूरे इलाके को 3G 4G की इंटरनेट सर्विसेज का ऐलान करके तो उन्होंने इलाके को पूरा खोल दिया। इम्पोर्टेंट ये है कि ये वो इलाका है खासकर वज़ीरिस्तान जो कि एक ज़माने में बिल्कुल नो गो एरिया बन गया था। वैसे तो साबिक फाटा पूरा ही आपको पता है, जब से मैंने होश संभाला हम यही सुनते थे इलाका गैर है कि यहाँ पे स्मगलर्स के डेंस हैं, तमाम जो गलत किस्म के लोग हैं वो यहाँ जाके पनाह लेते थे। लेकिन बहरहाल वो एक माजी का हिस्सा है। ये पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मेरा ख्याल है इस पे हमें मुबारकबाद देनी चाहिए रियासत पाकिस्तान को कि अच्छा फैसला था कि साबिक फाटा को उन्होंने KP में मर्ज कर दिया। मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये वो इलाके जो बहुत नायत बैकवर्ड इलाके थे उनके वहाँ पे बैकवर्डनेस से उनको निकाला जाए, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए और मेन स्ट्रीम पाकिस्तान में उनको मर्ज करके जो बाकी जो लोगों इलाकों में डेवलपमेंट है इन इलाके के लोगों को भी उन डेवलपमेंट से जो है वो भी मुस्तफीद हों। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि देखें प्राइम मिनिस्टर का वहाँ पे जाना मतलब ये है कि अब हालात इतने अच्छे हो गए हैं कि हमारी टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी वहाँ पे जा रहे हैं। पिछले चंद सालों में वॉर और टेरर ने आपको पता कि यहाँ पे बहुत तबाही मचाई थी, दहशतगर्दों के ये डैन थे, खासकर वज़ीरिस्तान का इलाका, साउथ वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान। और फिर पाकिस्तान आर्मी ने यहाँ पे जो भरपूर फौजी कार्रवाई की, आपको पता है ऑपरेशन ज़र्ब आज़म, उससे पहले और भी बड़ी ऑपरेशन तमाम इन साबिक फाटा की एजेंसीज में इंक्लूडिंग साउथ वज़ीरिस्तान। तो फिर दहशतगर्दों को यहाँ से मार भगाया गया, वो वहाँ से अक्रॉस द बॉर्डर भाग गए, कुछ मारे गए। और इस इलाके में पिछले चंद सालों से हम देख रहे हैं कि जो कि एक रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन का काम हो रहा है जिसमें हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व है। हमारे पाकिस्तान आर्मी जो है वो बिल्कुल लीड कर रही है रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन एक्टिविटीज को कि जनाब जितने एक तो जो पुराना डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर था, रोड्स डैमेजेस, रोड्स ब्रिजेस, वाटर सप्लाई स्कीम वगैरह वगैरह, उन तमाम को रिपेयर किया गया। स्कूल्स जो है वो जो डिस्ट्रॉय हो गए थे, बल्कि एक नया नेटवर्क जो है बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट, मुझे बड़ी खुशी होती है और वहाँ के अवाम भी यकीनन इसको देख रहे के खुश हो रहे होंगे कि जनाब स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, स्कूल्स वो बनाए जा रहे हैं ऑब्वियसली विद द गवर्नमेंट असिस्टेंस, और मार्केट्स जो बन रही हैं। फिर वहाँ की जो लोकल इंडस्ट्री है उसको प्रमोट किया जा रहा है, चलगोजे की फैक्ट्री, मार्बल माइन। ये बड़ा इम्पोर्टेंट भी था
आपने कहा कि इसको एक ज़माना था कि इलाका गैर कहा जाता था, वॉर ऑन टेरर के दौरान तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि वहाँ पर आप जा सकें। अब आपने जैसे जिक्र किया कि वज़ीर-ए-आज़म खुद वहाँ पर गए हैं और वहाँ जाकर बात की है, तो ये उस इलाके की ओनरशिप का सवाल भी है। जब आप किसी इलाके को और उन लोगों को ओनरशिप देंगे तो वो भी अपने इर्द गिर्द अपने पाकिस्तानी होने का सबूत देंगे और बाकी चीज़ों को भी कभी ख्याल रखेंगे। आपने जिक्र किया कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप किया जा रहा है जो उनका ऑब्वियसली बेसिक राइट है। कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने यह भी कहा कि भारत इंटरनेट के जरिए पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहता है। एंड अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज देयर वाज अ पॉइंट कि ये वाना वज़ीरिस्तान के एरिया में इंडियन नेटवर्क्स के सिग्नल्स आया करते थे, क्योंकि अफगानिस्तान बॉर्डर पे उन्होंने अपने तमाम मोबाइल टावर्स लगाए हुए थे, तो अक्सर वो जो ऑटोमेटिक सिग्नल्स कैच कर लेते हैं, तो इंडियन इस हद तक पेनिट्रेट किए हुए थे इन तमाम एरियाज में। तो आपको लगता है कि ये इन डिसीजंस के बाद और जिस तरह से हमारी आर्मी वहां ऑपरेशंस कर रही है उसके बाद अमन तो आ गया, लेकिन ये पूरी दुनिया को भी एक मैसेज गया है कि ये हमारा एरिया है और हम इवन सिग्नल्स की हद तक भी किसी को दरअंदाजी करने नहीं देंगे? देखिए, पहली बात तो ये है बिल्कुल कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान की ओनरशिप में तो बहुत क्लियर है। फाटा को जब हमने साबिक फाटा को मर्ज किया केपी में, जी। और आपको पता है 100 अरब रुपया पर ईयर जो है वो मुख्तस किया गया है फाटा के, साबिक फाटा, ये तमाम मर्ज्ड एरियाज की डेवलपमेंट के लिए। और जहां तक आपने ये इंडियन इंटरफेरेंस की बात की, कम्युनिकेशन वाया इंटरनेट सर्विसेज फ्रॉम अक्रॉस पाकिस्तान बॉर्डर, बिल्कुल ये तो उन्होंने काफी अरसे से वो कर रहे थे। और वो क्यों कर रहे थे? वो चाहते थे कि यहाँ पे जो दहशतगर्द हैं जिनको वो सपोर्ट कर रहे थे फ्रॉम अक्रॉस द अफगानिस्तान बॉर्डर, ये तहरीक तालिबान और बाकी ऐसे एंटी पाकिस्तान मिलिटेंट ग्रुप, तो उनका यही एक तरीका था कम्युनिकेट करने का इनके साथ। और प्लस उनके ये लोग आते थे जब देखें ना, अब तो वहां पे तकरीबन कंप्लीट 2600 किलोमीटर की जो पाक अफगान बॉर्डर है उस पर तो डबल फेंसिंग जो है वो भी हो चुकी है। तकरीबन 350 किले जो है फोर्ट्स बननी है ऑल अलोंग द बॉर्डर, जिनमें से मेरे ख्याल 250-300 तो बन चुकी हैं। बाकी इस साल जो है प्रोजेक्ट वो भी मुकम्मल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इंडियन इंटरफेरेंस तो हर किस्म की है, वो वहां पे फिजिकली भी उनकी कोशिश है कि यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन कराई जाए, जो कि अब मुश्किल हो जाएगी बिकॉज ऑफ द बॉर्डर फेंसिंग, और जो क्योंकि वहां पे डिप्लॉयमेंट है अपना फ्रंटियर कोर की, पाकिस्तान आर्मी की। और अच्छी खबर यह है कि जो लेवीज है वहां पे जो पुराने निजाम के तहत थे, वो लेवीज जो है उनको ट्रेन करके उनको केपी के एक पुलिस में मर्ज किया जा रहा है। फिर केपी की अपनी डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वहां पे आ रहे हैं। तो देखिए ऑलराउंड किस्म की एक्टिविटीज है। और बिल्कुल कोशिश ये भी है कि अब कोई दहशतगर्द ग्रुप जो है जिनके अगर कोई बाकियात भी रह गई हैं, इंडियन स्पॉन्सर्ड है, इंडियन सपोर्टेड है, उनको भी वहां से बिल्कुल उनको खत्म किया जाए ताकि इलाका बिल्कुल पीसफुल हो और तरक्की की राह पे आगे चल सके। मैं आपको ये बताऊं कि इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कल में डॉक्टर अमजद साकिब साहब जो अखुवत के अपना रूह रवा है, उनके बानी है, उनसे मेरी मुलाकात हुई लाहौर में। उन्होंने कहा कि अखुवत जो है उनके जो माइक्रो फाइनेंस स्कीम के और जो ये जो गुर्बत से निकालने के जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोजेक्ट्स जिनको कहा जाता है, कहते हैं हम भी बड़े भरपूर तरीके से अब हम वजीरिस्तान में, साबिक फाटा में इंक्लूडिंग वजीरिस्तान, हम भी तमाम इलाकों में जा रहे हैं, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इंडियन इंटरफेरेंस कुछ हद तक इसमें कोशिश तो वो करते रहेंगे, इसमें वो तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हमने जो अपने प्रिवेंटिव मेजर्स करने हैं, हमने जो अपनी हमारे जो सिक्योरिटी चेक्स होंगे, हमारे जो सेफ गार्ड्स होंगे, यकीनन हम अपने इलाके की सालमियत और कोशिश होगी कि वहां पे दहशतगर्दी जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाए। और अच्छी बात यह है, मैं चाहता हूं जो हमारे व्यूअर्स को पता लगे कि पिछले 10 साल में बड़े प्लान तरीके से हमने साबिक फाटा, खासकर वजीरिस्तान ये इलाके, यहाँ पे एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो रोड नेटवर्क बनाया गया है और जो कि इंकरेक्ट करता है न सिर्फ अफगानिस्तान को बल्कि वो एक ट्रेड कॉरिडोर बन रहा है अपना सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से। तो आप देखें कि जब ये चीजें ऑलरेडी वो ट्रेड कॉरिडोर जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है, अंगूर अड्डा, ये तमाम इलाके यहाँ पे ये बनाए गए हैं, इससे इस इलाके की इकोनॉमी जो है वो बदल, इसके लिए गेम चेंजर होगा। इलाके की बिल्कुल लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर होंगे, ना सिर्फ इलाके की इकोनॉमी बेहतर होगी बल्कि पूरे मुल्क पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो वैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस इलाके की तरक्की के साथ। वेल, थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस पूरे इलाके की डायनामिक साथ गवर्नमेंट के किए गए इकदाम के हवाले से बात कर रहे थे। नाज़रीन, हमें चलना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेते हैं फिर हाजिर होंगे।
एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब बात कर लेते हैं अमेरिका की, जहां पर 46वें सदर ने हल्फ उठा लिया, बाकायदा चार्ज संभाल लिया और कल एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। ऑल्दो उसमें लोगों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी कोविड की वजह से, लेकिन आप देख सकते हैं कि प्रोटोकॉल्स और जितने उसके पूरे जिसे कहते हैं कि पूरी तरीके से जो पूरे एक लवाजमात होते हैं इस तकरीब के, वो पूरे किए गए थे। और लेकिन 150 साल हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये हुआ है कि जो सदर जा रहे हैं और जो सदर हल्फ लेने जा रहे हैं वो दोनों ही इस तकरीब में मौजूद हुआ करते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस तकरीब से पहले ही वॉकआउट कर गए और चले गए और इस तकरीब में मौजूद नहीं थे। जो बाइडन ने हल्फ उठा लिया, उन्होंने जो तकरीर की, जो खिताब किया अमरीकी कौम से, मुख्तसरन लेकिन बड़ा ही जामिया ये खिताब था। आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट अमेरिका पर क्या होगा और ओवरऑल सिचुएशन पर क्या होगा, ओवरऑल कंट्रीज पर क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। हमें वाशिंगटन डीसी से ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार खुर्रम शहजाद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। बड़ा एक कियोस था, बड़ा एक लंबा प्रोसेस लगा ये इलेक्शन से लेकर अब तक, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चले गए और जो बाइडन आ गए और उन्होंने हल्फ उठा लिया। क्या कहेंगे आप डोनाल्ड ट्रंप की जाते जाते तकरीर को देखते हुए और बाइडन की हल्फ बर्दारी की तकरीब से खिताब को? जी, एक बड़ी एक अनसर्टन सी सिचुएशन थी कि 25,000 फौजी लगाए गए वाशिंगटन में अमेरिका से बचाने। कभी ऐसा हिस्ट्री में नहीं हुआ। सिविल वार 1.5 साल पहले सिविल वार के दौरान ऐसे हुआ करता था, लेकिन ये एक अजीब इस दफा हाल थी कि पूरे वाशिंगटन को 2000 अफराद वहाँ पे मौजूद थे इस सेरेमनी में शिरकत करने के लिए, लेकिन उनकी हिफाजत के लिए 50,000 से ज्यादा सीक्रेट सर्विस, लोकल पुलिस, शेरिफ और जो नेशनल गार्ड है उनको डिप्लॉय किया गया। इस वजह से लोगों के अंदर काफी तशवीश पाई जा रही थी कि आज अमेरिका कहाँ पे खड़ा है। लेकिन सारा दिन गुजरने के बाद कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया जिसकी वजह से अमेरिका को शर्मिंदगी उठानी पड़े। तो ये एक खुश आइंद बात थी अमेरिका के लिए कि वो जो शर्मिंदगी वाला एक अंसर था वो पैदा नहीं हुआ। अब लेकिन जो बाइडन है उन्होंने काफी प्रोएक्टिवली अपना जो मैंडेट मिला था उसको पूरा करते हुए शाम 5:15 बजे जैसे उनको वेलकम मिला, 3:30 बजे के करीब उनको वेलकम मिला यहाँ पे वाशिंगटन टाइम के मुताबिक, और 5:15 बजे उन्होंने आउट ऑफ 15 एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के ऊपर साइन कर दिए जो उन्होंने वादे किए थे अपने वोटर्स के साथ, जिसके अंदर ये जो इमिग्रेशन का है, कोविड-19 सरफराज था, इमिग्रेशन का था, सिविक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अलावा फ्रांस अकॉर्ड जो था ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, उसके ऊपर उन्होंने साइन किया। बॉर्डर पेट्रोल से मतलब जो वाल बन रही थी उसको फौरी तौर पे रोका। इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर उन्होंने जो एक कमेटी तश्कील दी क्या जो हमारा इंटरनेशनल इमेज खराब हुआ है उसको कैसे बहाल करना है। तो विद इन 10 दिन के अंदर अंदर जो कुछ वो अचीव करना चाहते हैं उन्होंने मुकम्मल लेआउट कर दिया प्लान अपना विद 15 डिफरेंट एग्जेक्टिव ऑर्डर्स। बहुत बड़ा एक स्टेप उठाया उन्होंने। इसके अलावा 6 साल बाद उनको सेनेट में एक मेजॉरिटी भी मिल गई, तो जो रुकावटें थी उनको बहुत कम अब देखने में आएंगी। उसकी वजह जो बेसिक वजह है, अगरचे प्रेसिडेंट ट्रंप को 74 मिलियन वोट मिले, लेकिन उन्होंने जो 2 हफ्ते पहले जो यहाँ पे वाशिंगटन में वाकया हुआ जिसके नतीजे में लोगों के अंदर काफी गम और गुस्सा पाया जाता था प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में, जो लोग सेनेट और कांग्रेस की तकद्दुस को पमाल कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप उनके खिलाफ कोई बात ही नहीं कर रहे, तो उस वजह से उनको काफी सेटबैक हुआ। और आज ये कहा जा रहा था कि हो सकता है उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी ना दिया जाए, तो लेकिन अमेरिका ने अपनी वैल्यूज, अपने जो प्रोटोकॉल्स को मेंटेन रखते हुए उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया और उनको रुखसत किया। अब ये उनकी अपनी पर्सनल चॉइस थी। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि दोनों प्रेसिडेंट्स वहां पे मौजूद हों, तो उन्होंने उसको एक्सरसाइज करते हुए ना सिर्फ एग्जिट जो उन्होंने जो तकरीर की उसके अंदर उनका यह भी कहना था कि आज से मेरी तहरीक शुरू हो रही है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो एक इंडिकेशन देंगे कि मैं वापस आऊंगा और स्ट्रांग होकर वापस आऊंगा। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। अच्छा, उन्होंने अपनी खुर्रम साहब जैसे आपने जिक्र किया और डोनाल्ड ट्रंप का ही जिक्र हो रहा है, तो उन्होंने अपनी अलविदाई तकरीब में ये भी जिक्र किया कि अमेरिका की तारीख में बहुत अरसे बाद ये हुआ कि मैंने अपने 4 साल में कोई नई जंग शुरू नहीं की, मुफाहमत के ऊपर बात की। तो आपको लगता है कि वो अपनी इस तहरीक में जिसका वो जाते जाते अनाउंस कर गए उसमें कहीं ना कहीं इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे? क्योंकि जो बाइडन जब वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं तो हमने देखा है कि पूरा एक
वॉर टाइम सॉर्ट ऑफ सिचुएशन थी, वो अफगानिस्तान की साइड पर देख लें, बाकी अतराफ में देख लें, तो इस कंपैरिजन में कहीं ऐसा लगता नहीं है कि अमेरिका इज गोना फेवर ट्रंप, ऑल्दो उनके प्रेसिडेंट तो अब जो बाइडन है? अगर तो आप इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो प्रेसिडेंट बराक ओबामा था उसकी फॉरेन पॉलिसी फॉर मुस्लिम वर्ल्ड एंड पाकिस्तान इट वाज अ टोटल फेलियर। वो अफगानिस्तान में फेल हुए, वो मिडिल ईस्ट में फेल हुए, वो पाकिस्तान से रिलेटेड 3 दफा वो इंडिया गए, 1 दफा भी पाकिस्तान नहीं आए। पाकिस्तान को सलाला इंसिडेंट होता है तो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ एक मजम्मती कोई बयान ना दिया, और इंडिया का शाहरुख खान अगर पकड़ा जाता था तो उसके लिए मजम्मती बयान आ गया। तो उस वक्त जो बाइडन वहां पे मौजूद थे उन्होंने वो सारी चीजें देखी, तो ये इस वक्त उम्मीद की जा रही है कि जो बाइडन उस तरह की गलतियां नहीं करेंगे अब दोबारा। अब जबकि वो प्रेसिडेंट चीफ ऑफ द सारी चीज के वो चीफ है, कमांडर इन चीफ है, तो वो गलतियां जो उन्होंने बराक ओबामा को करते हुए देखी अब वो नहीं करेंगे। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनका ये एक पॉलिटिकल पोजीशन वो मेंटेन कर रहे हैं कि उन्होंने वार नहीं की, उन्होंने अमेरिका को पहले रखा हर चीज में, लेकिन इसके बावजूद अब जब वो व्हाइट हाउस से चले गए हैं तो उनके खिलाफ 30 से ज्यादा केसेस तैयार हो चुके हैं। तो उनको एक लंबा एक अरसा गुजरेगा इन केसेस से बाहर आने के लिए, लेकिन जो अवाम की जो सपोर्ट बेस थी वो आहिस्ता आहिस्ता लूज कर रहे। उसकी एक मिसाल हमने ये देखी कि जो डिफेंस बिल था उसको उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी ने ही अपने प्रेसिडेंट को वीटो कर दिया। तो इसके अलावा जो एक और बिल जो जब कांग्रेस के अंदर आया तो उसके अंदर 10 रिपब्लिकन्स ने उनको इम्पीच करने के लिए उनके खिलाफ वोट दिया। तो उस हवाले से उनकी जो सपोर्ट बेस थी एक एक करके वो आहिस्ता आहिस्ता वो छूट रही है। तो जब वो आउट ऑफ ऑफिस होंगे तो ये कहा यह जा रहा है कि उनके पास अब वो सारी प्रिविलेजेस या वो सपोर्ट नहीं रहेगी जो उनके पास हुआ करती थी, जिसकी वजह से वो रेलिवेंट नहीं रहेंगे। क्योंकि जो अमेरिकन ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स होती है वो उस तरह के पॉलिटिक्स पे बिलीव नहीं रखते। तो उस पॉलिटिक्स के जो 4 साल उन्होंने की वो एक हिस्टोरिकल इवेंट था अमेरिका की हिस्ट्री का, जिसके अंदर पैंडेमिक आता है तो वो खुद वो कोरोना का शिकार हो जाता है, लेकिन उससे पहले तक वो यही कह रहे थे कि कोरोना कोई चीज है ही नहीं, इन्होंने ऐसे शोर मचाया हुआ है। तो उस हवाले से इनका जो अमेरिकन अवाम के अंदर जो मैंडेट था, जो रिस्पेक्ट थी या जिनकी जो फॉलोइंग थी उसके अंदर बहुत कमी आ रही है। बिल्कुल, एंड स्पेशली 6 जनवरी के इंसिडेंट्स के बाद तो वाकई में ये फॉलोइंग और जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो काफ़ी डाउन हो गया जब उनको इंटरनेट से भी बैन कर दिया गया, सस्पेंड कर दिए गए उनके तमाम अकाउंट्स भी, ऑल्दो ही हैज़ 88 मिलियन फॉलोअर्स बट इट्स स्टिल सस्पेंडेड। अच्छा, अब ये कहिएगा, जाते जाते आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, जो बाइडन जिनको कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मुबारकबाद भी दी और उन्होंने कहा कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर मज़ीद क्या बेहतरी ला सकते हैं, मजीद क्या काम कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये अगले 4 साल जो हैं, जो बाइडन का दौरे हुकूमत होगा, उसमें पाकिस्तान की पोजीशन स्ट्रॉन्गर रहेगी, स्टेबल रहेगी, अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो पहले से बेहतर होंगे? आपका क्या इस पे कमेंट है? देखें, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 2 कंट्रीज जो अमेरिका और पाकिस्तान है, इनके इंटरेस्ट बेस्ड कंट्रीज हैं, इसके अंदर कोई इमोशंस है नहीं। पाकिस्तान ने चाइना के साथ अपनी अलाइनमेंट कर ली, वो कोविड वो जो सीपैक हो या दूसरे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हों, तो लेकिन जो अमेरिका है उसको वो चाइना को ऐसे थ्रेट देता है। अगर आप अमेरिका की CIA की वेबसाइट पे जाकर 2019 की रिपोर्ट डाउनलोड करें तो नंबर 1 एनिमी चाइना को डिक्लेयर किया हुआ है CIA ने पब्लिकली। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जो अमेरिकन सुपरमेसी के लिए थ्रेट है, अमेरिकन इकोनॉमिक्स के लिए थ्रेट है, इसके अलावा अमेरिका की मिलिट्री सुपरमेसी के लिए थ्रेट है, तो उसको नंबर 1 एनिमी कंट्री करार दे दिया अमेरिका ने। और पाकिस्तान अब चाइना का दोस्त है, तो इस इक्वेशन में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में तनाव होगा और अमेरिका जो है उसके स्ट्रेटेजिकली अब वो इंडिया के साथ उसका अलाइन अमेरिका का ज्यादा बनता है। लेकिन पाकिस्तान की जो पोजीशन है अफगान पीस प्रोसेस के अंदर, उसको अब जो बाइडन ने देखा कि ओबामा ने 8 साल इंडिया को एक्सपेरिमेंट किया अफगानिस्तान के अंदर, जी बिल्कुल, और जो हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा पीस डायलॉग्स में, आई थिंक वो उसकी वजह से हमें हमारे पॉइंट्स जो हैं वो थोड़े से बढ़ जाएंगे। वेल, थैंक यू सो मच खुरम साहब फॉर बीइंग विद अस। और आप अमेरिकन पूरे इलेक्शंस का प्रोसेस रहा उसमें भी हमारे साथ रहे और अब बाकायदा प्रेसिडेंट ने हल्फ भी उठा लिया है, सो उस हवाले से भी हमें बता रहे थे। बट लेट्स सी कि अब पाक अमेरिका ताल्लुकात वाकई में कुछ बेहतरी की तरफ जाते हैं या नहीं, और इस पर मुल्की तरक्की
और मुल्की सिचुएशन ख़ास तौर पर जब हम मामलात का जिक्र करते हैं और पीस डायलॉग्स का जिक्र करते हैं तो उसमें पाकिस्तान ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और सालसी का ये जो किरदार पाकिस्तान ने अदा किया, जहाँ पर दोनों फरीकैन को ऑन बोर्ड लेकर आए और इस पूरे खत्ते के अमन का दारोमदार उन पीस डायलॉग्स के ऊपर था जो हमने किए। तो आई थिंक कि जो बाइडन इज गोना रियलाइज इट कि फेवरिंग इंडिया इज नॉट गोना हेल्प देम, खास तौर पर जब भारत खुद इस वक्त अपनी मईशत के हवाले से, अंदरूनी मामूलात के हवाले से, ये इस खित्ते में अपनी पोजीशन के हवाले से खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। और उसके बाद अब अगर पाकिस्तान जो कि इस पूरे खित्ते का एक कॉरिडोर बनने जा रहा है, एक मईशत को और तिजारती हब बनने जा रहा है, वो चाहे चाइना के साथ कोलैबोरेशन में हो या अफगानिस्तान के साथ इर्द गिर्द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के हवाले से हो, तो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस जो है वो इस खित्ते में खासी बढ़ गई है। बहरहाल जी, हमें एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेते हैं और दोबारा हाजिर होंगे। आपने हमारे साथ वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और हम अमेरिका की बात कर रहे थे, जहां पर 40वें सदर ने हल्फ तो उठा लिया और उस हल्फ उठाने के बाद जब उन्होंने अमेरिकी कौम से खिताब किया तो उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं मुल्की तरक्की के लिए अपना रोल ज़रूर प्ले करूंगा और इसके साथ साथ डेमोक्रेसी को प्रिवेल करेंगे। जो बाइडन ने यह भी कहा कि हमें मिलकर कोविड-19 यानी कि इस मोहलिक वायरस का खात्मा करना है, सफ़ेद फार्म, नस्ली इम्तियाज़ और दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अमेरिका को दोबारा से मुत्तहिद करने के लिए अपना काम जारी रखूंगा। इस हवाले से हम बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार नसीम ज़हरा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीम साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मैम। थैंक यू मैम। 46th प्रेसिडेंट हल्फ उठा लिया जो बाइडन ने कल, और एक लंबे अरसे के बाद ये जो 2 महीने का टाइम था, 2-2.5 महीने का, ये काफ़ी लंबा लगा। बहुत कियोस भी हुआ। फिर 6 जनवरी के जो इंसिडेंट्स हुए कैपिटल हिल वाशिंगटन में, तो लेकिन जिस तरह से फोर्सेस और नेशनल गार्ड तैनात कर दिए गए, लेकिन बड़े पुरअमन तरीके से ये तकरीब हो गई और प्रेसिडेंट जो है वो उन्होंने हल्फ उठा भी लिया और बाकायदा चार्ज संभाल लिया। इस पूरे सिनेरियो को आप कैसा देखती हैं? जी यकीनन ये एक बड़ा तारीखी और बड़ा नेगेटिव किस्म का तारीखी वाक़या था जो पेश आया, कभी हुआ नहीं इनकी तारीख में ऐसे पिछले 100-150 सालों में। लेकिन और वो जो हुआ उसमें बहुत से सवालात उठे कि किस हद तक जो इदारे थे, जो रियासती इदारे थे, नेशनल गार्ड्स वगैरह, सब पुलिस, किस हद तक उसमें इन्वॉल्व थी या किस हद तक उस वक्त की हुकूमत ने जो आ रहे थे राइटर्स, जिनको ये खुद टेररिस्ट कह रहे हैं कि वो टेररिस्ट को रोका नहीं इन्होंने। तो खैर वो जब वाकया हुआ उसके बाद लगता है कि इस पे जो भी लोग थे, मुख्तदर इदारे वगैरह, मेरा ख्याल है जो आर्मी चीफ्स ने, जॉइंट चीफ कमेटी ने एक खत लिखा और ये लिखा बड़ी क्लियरली पब्लिक लेटर हो गया वो कि जी जो अमेरिका का अमन और चैन है, जो अंदरूनी, उस पे हमारी जिम्मेदारी है, सोन। तो आई थिंक वो सिग्नलिंग हो गई थी और तमाम सियासी जो फोर्सेस और जो रिपब्लिकन सपोर्टर्स थे वो भी निकल आए इनके फेवर में कि भाई अमेरिका जो है उसको स्टेबल होना चाहिए, ये टेररिज्म जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी कि रिपब्लिकन सेनेटर्स भी, वाइस प्रेसिडेंट जो रिपब्लिकन थे। तो मेरा ख्याल है 6 जनवरी के बाद सिचुएशन वाज टेकन अंडर कंट्रोल और एक जो सेंस थी वो प्रिवेल्ड और रूल ऑफ लॉ फिर चला। और फिर आप देखिए आपके सामने जो कल का आपने जिक्र किया बड़े अच्छे तरीके से हुआ और जो बाइडन ने वो जो मैसेज देने की जरूरत थी वो मैसेज दिया। उन्होंने ये बड़ी क्लियरली कहा कि हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं लेकिन नंबर 1 मैं सबका प्रेसिडेंट हूँ, नंबर 2 डिफरेंसेस हम एक सिविल तरीके से, एक सुलझे हुए तरीके से जो डिफरेंसेस है उनको लेके आगे चलेंगे। तो 6 जो जनवरी का वाक़या मेरा ख्याल है कि अब उससे जो खतरात लाहक थे ये था कि शायद आगे जाके 50 स्टेट्स में अपराइजिंग हो जाए। ये भी एक थ्रेट थी, ये वार्निंग दी गई थी उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कि इसका डर है। तो बट क्लियरली जैसे हमने देखा वो सिचुएशन जो थी वो टेकन अंडर कंट्रोल। आगे जाके अब सवालात उठेंगे कि किस तरह कानून साजी होगी। उनकी आफ्टर ऑल उनकी सपोर्ट तो है रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स। फिर जो नॉर्मल सियासत है वो होगी, लेकिन जो सियासत से हट के एक इन्होंने चीज शुरू की थी जो, तो जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, उन्होंने खुद लफ्ज इस्तेमाल किया डोमेस्टिक टेररिस्ट। वो जो एक दहशत गर्दी थी उसको
कंट्रोल में लेकर आएंगे। बिल्कुल सही। मैम, उन्होंने टुगेदरनेस की बात की, इम्तियाज खत्म करने की बात की, और उन्होंने कहा कि मैं सबका सदर हूं। अब ये टुगेदरनेस अगर हम सिर्फ इस वर्ड को ले लें तो क्या इंटरनेशनली डिफरेंट कंट्रीज के साथ ताल्लुकात में और पर्टिकुलरली पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में वो इत्तेहाद और मुस्तहकम सिचुएशन के ऊपर काम करेंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, मुल्क के अंदर इत्तेहाद की बात होती है, उसके माने और होते हैं। जब आप खारजा पॉलिसी की बात करते हैं तो जाहिर है हर मुल्क अपनी जो पॉलिसी है, अपने जो इंटरेस्ट है उसको आगे बढ़ाता है। लेकिन एक थोड़ा सा जो उन्होंने सिग्नल दिया है, 3-4 अहम चीजें हैं इंटरनेशनल जो कि किसी मुल्क से ताल्लुक नहीं है लेकिन ताल्लुक है भी। मसलन उन्होंने आते ये खत लिख दिया WHO को कि जी हम WHO से नहीं विड्रॉ करेंगे। ट्रम्प ने कहा था हम निकल आएंगे। फिर जो पेरिस एग्रीमेंट थी क्लाइमेट की, उसको भी वापस उसमें जा रहे हैं, उससे भी निकल आए हुए थे। तो इंटरनेशनली जो अहम चीजें हैं जो ग्लोबल हैं उस पर उन्होंने अपना इंडिकेट कर दिया। इंडिकेट क्या, स्टेप्स ले लिए। फिर मेक्सिको के साथ जो एक दीवार बना रहे थे, हालांकि मेक्सिको और अमेरिका का आना जाना ये वो प्रॉब्लम है जरूर इमिग्रेशन का, लेकिन उसको वो आप दूसरे तरीके से संभालेंगे। वॉल को जो है उसकी कंस्ट्रक्शन रोकेंगे। और मुसलमान दुनिया के हवाले से जो बैन लगाया था बहुत से ममालिक में जिसमें मेजॉरिटी मुसलमान थे, उस बैन को भी हटाया जो ट्रैवल बैन था। तो ये कुछ चीजें हैं जो उन्होंने स्टेप्स लिए जो कि आपको ये बताते हैं कि अमेरिका जो उसका एक टिपिकली एक रिवायती रवैया रहा है कि इंगेज करें, एक स्टेबल तरीके से इंगेज करें। हालांकि जाहिर है डिफरेंसेस तो होते हैं ममालिक से। अब पाकिस्तान पर आए तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान और अमेरिका की बुनियादी कुछ इख्तिलाफात क्या कहें, एक डिफरेंट परसेप्शंस है अमेरिका का हिंदुस्तान के साथ। और हिंदुस्तान की हम बात ऐसे कर रहे हैं इसलिए क्योंकि पाकिस्तान जब देखता है अमेरिका के साथ ताल्लुकात तो देखता है खित्ते में क्या कर रहा है, और फिर उसकी वजह से अमूमन पाकिस्तान की तरफ उसका एक रवैया बनता है। हिंदुस्तान के साथ उसके ताल्लुकात जो हैं बहुत गहरे हुए हैं, जो अस्करी लेवल पे, और बड़ी एग्रीमेंट्स उन्होंने साइन किए पिछले 2-3 साल में। तो वो अपनी जगह कायम रहेगा। चाइना के साथ उनका बड़ा हदफ ये है कि चाइना जो है वो हमारा दुश्मन है। दुश्मन यानी इक्तिसादी तौर पे और भी इश्यूज हैं, साउथ चाइना सी वगैरह के लेके इशू, तो वो उसको अपना उस पर हदफ उसका रहेगा। पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है कि सवाल ये कि पाकिस्तान क्या चाहता है। हमें ये सवाल ये उठाना है कि पाकिस्तान क्या चाहता है इस ताल्लुक से। देखिए, पाकिस्तान ने अपना जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है, पाकिस्तान ने चाइना के साथ बिल्कुल मुकम्मल तौर पे उसका चाइना के साथ है। तो हमने अपनी चॉइसेस कर ली। और दूसरी चॉइस ये देखें कि बहुत सालों से शुरू था, अब उसने ज्यादा जोर पकड़ा, वो ये है कि हम रीजनल जो है अपनी स्ट्रैटेजी जो है उसको हम इकोनॉमी की जो अहमियत है, आपका गवादर बन गया अफगानिस्तान में, कदरे हालात बेहतर है तो हम इस खित्ते में अपना और एशियन कॉन्टिनेंट में बियॉन्ड हम अपना जो इक्तिसादी है अहमियत उसको देख रहे हैं। अमेरिका के साथ हाँ जरूर कि अफगानिस्तान पे पाकिस्तान का जो डायलॉग है अमेरिका के साथ जारी रहे ताकि मसाइल हो तो पाकिस्तान को ब्लेम ना करे लेकिन आगे की तरफ बढ़े, यानी कि पीस की तरफ बढ़े। अब वो इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान अमेरिका का डायलॉग हाईएस्ट लेवल पे रिवाइव हो जाए। वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के दौरान रुक गया था। दूसरी जो अहम चीज है कि बैनुल-अक़वामी सतह पे चाहे फैक्टिफ है चाहे मल्टीलैटरल एजेंसीज वगैरह हैं, वहां दबाव अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ न लगाए। लेकिन इससे अलावा ये सोचना कि ये जो बाइडेन आके यकदम जो मसाइल है, मसलन एक बहुत बड़ा मसला है, हम तो सवाल उठाते हैं जी कश्मीर का बताएं, हिंदुस्तान की दहशतगर्दी का बताएं, वो क्या करता है, वो उस पर मैं नहीं देखती कि कोई फौरी तौर पे कोई तब्दीली आएगी। लेकिन हमने ये कहना है कि जो बायलैटरल ताल्लुकात हैं, जो डायलॉग है हाई लेवल, उसको बढ़ाएं और अफगानिस्तान में भी उस मतलब अफगानिस्तान शुड बी ऑब्वियसली पार्ट ऑफ द डायलॉग, और जो फैक्टर वगैरह पे प्रेशर हम पे गलत है उसको रोका जाए। अदरवाइज देखिए हमें इसमें ये नहीं देखना चाहिए, जो बाइडेन पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और आते रहे हैं, बहुत मुलाकातें लेकिन
जी जी मैम, आपने जो जिक्र किया कि वो बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान को जानते हैं। अब अगर हम, आपने जैसे अफगान अमेरिका डायलॉग्स की बात की, पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है उसमें, और ऑब्वियसली ट्रंप के दौर में इसको एडमिट भी किया जाता था, लेकिन जो बाइडन इतनी फेवर में नहीं थे, अब वो चाहे फोर्सेस विड्रॉ करने के हवाले से हो या डायलॉग्स के हवाले से हो, ही हैड अ डिफरेंट स्टांस। अब इस खित्ते की अगर जिक्र करें तो इंडिया हमेशा, अगर ये कहें कि फेवरेट रहा है अमेरिका का, तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन क्या पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस को आप फोर्स करती हैं कि उसको अब दोबारा इस दौरे हुकूमत में अमेरिका के भी एक्सेप्ट किया जाएगा? चूंकि हम तो अपना स्टांस ले चुके चाइना के साथ, हमने तो अपनी मईशत के ऊपर, अपनी तजारती कॉरिडोर्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन क्या अमेरिका इस चीज को, इस इंपॉर्टेंस को एक्सेप्ट करेगा, पाकिस्तान की इस पोजीशन को एक्सेप्ट करेगा? देखिए, दो चीजें, एक तो जो बाइडन ने जो अफगानिस्तान की तरफ उसका एक रवैया था, जो कि इन्होंने, प्रेसिडेंट ओबामा ने अपनी किताब में भी लिखा हुई, जो बाइडन का थ्रू आउट ये पोजीशन रही कि अफगानिस्तान में जंग हम नहीं जीत सकते, तो उनके तो वो स्टांस था कि जी आप जाएं, बातचीत की तरफ जाएं। सो जो बाइडन उसी चीज को मेरा ख्याल है लेके आगे बढ़ेगा। और जहां तक पाकिस्तान की अहमियत का ताल्लुक है, देखिए अहम है कि हम अपनी अहमियत समझें और हम हाउ डू वी कंडक्ट आवरसेल्व्स। देखिए, अमेरिका जो है, आप जैसे पूरा खित्ता है, चीन के साथ उनका एक रवैया है, हिंदुस्तान के साथ एक रवैया है, और ये याद रखिए कि पाकिस्तान पिछले 5, 6, 7 दहाई में अपने आप को अस्करी तौर पे अमेरिका के लिए अहम बना के पेश करता था, ये याद रखें। उसमें हमारा भी होता था, लेकिन हम उनके जो कोल्ड वॉर, उसके बाद हमने 80s में देखा अफगान वॉर, उसके बाद टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म, हमने अपने आप को अस्करी तौर पे मनवाने की कोशिश की। जी हम अहम है, हमें अपने प्लान का हिस्सा बनाएं, लेकिन अब वो बहुत तब्दीली आ रही है, और ये हम देख रहे हैं पिछले एक दहाई से पाकिस्तान की तमाम हुकूमतें, कोशिश उनकी रही है कि सियासी हुकूमतों की खास तौर पे कि आप जो अपना इकोनॉमिक है एस्पेक्ट, उसकी भी अहमियत रखें और एक डिप्लोमेटिकली अपना स्टांस एक बनाएं, जिसमें कि आप क्लियरली कहें। तो वो मेरा ख्याल है कि फिर मैं उस पे आऊंगी कि हमारा हाई लेवल डायलॉग जो अमेरिका के साथ है, जो एक इंस्टीट्यूशनल डायलॉग है, वो रिवाइव हो। चाइना के, देखिए ना, हमने अपना सीपैक पे चल पड़े हैं, हम अपना जो सेंट्रल एशिया के साथ ओपनिंग में चल पड़े हैं, अफगानिस्तान पे हमारी ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट हो रही है, इंडिया पे हम बड़े क्लियर हैं कि जी आप बातचीत करें, प्रिंसिपल्स पे करें, कश्मीर पे करें, ये टेररिज्म इन पाकिस्तान में खत्म करें, तो बातचीत करें। और अब इंडिया करेगा, जब वो करेगा, लेकिन हम नहीं रुक गए कि जी इंडिया हमारे से दोस्ती करे, आईएनजी अमेरिका हमारे से दोस्ती करे। हम ये कह रहे हैं कि जी हम चले, ये हमारा रास्ता है, और आप आए हमारे साथ एंगेज करें। आई थिंक दैट्स व्हाट आवर स्टांस शुड बी। बिल्कुल, एंड दैट्स व्हाट अ मैच्योर स्टांस इज। बिल्कुल सही कहा आपने नसीम ज़हरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थी। और ख़ासतौर पर जब हम पाक अमेरिका ताल्लुकात की बात करते हैं और पूरे सिनेरियोज की बात करते हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त आपका तज्जिया भी रहता है और सिचुएशन बड़ी क्लियरली हो जाती है। अस्करी पोजीशन का आपने जिक्र किया, तो जहाँ पर ओवर द ईयर, ख़ास तौर पर एक दहाई में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, इंडिपेंडेंट हुए हैं, पीस के लिए बहुत काम किया है, वहीं पर हमने अपनी अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत काम किया है, हमने अपनी डिफेंस पोजीशन को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। और कल भी ऐसा ही एक अच्छा दिन था जहां पाकिस्तान ने शाहीन 3 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया, और इस मिसाइल की ज़मीन से ज़मीन तक 2750 किलोमीटर की रेंज है। ISPR के मुताबिक शाहीन 3 मिसाइल ने बहीरा अरब में अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक शाहीन 3 मिसाइल के कामयाब तजुर्बे में वेपन सिस्टम की टेक्निकल पैरामीटर्स को जांचा गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने शाहीन 3 मिसाइल के कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद भी दी, और फिर उन्होंने शाहीन 3 मिसाइल के कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को भी मुबारकबाद दी। ऑब्वियसली उनकी तमाम काविशें, उनकी तमाम कोशिशें पाकिस्तान को मज़ीद स्ट्रॉन्ग, मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए हमेशा से कोशा रही हैं, और कल का दिन बहुत बड़ा, बहुत कामयाबी वाला दिन था कि कामयाब तजुर्बा हुआ और हमारे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस जितने हमारे पूरे वो वेपन्स हैं, उनमें इजाफा हुआ। और दुनिया के लिए एक मैसेज है कि पाकिस्तान इज़ मोर देन स्ट्रॉन्ग, और हमेशा हर आने वाले दिन के साथ हम अपने आप को मजीद मजबूत करते चले जाएंगे। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने शाहीन 3 मिसाइल के कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद दी और खुशी का इजहार किया। एंड आई थिंक पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए ये तमाम चीज़ें साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जहाँ पूरी दुनिया को ये मैसेज जाता है
कि पाकिस्तान इस खत्ते में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर पोजीशन में है और आइंदा आने वाले सालों में ये सिचुएशन मजीद बेहतर हो जाएगी। वो चाहे हम मईशत का जिक्र करें जिसमें इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC का मंसूबा चल रहा है जिसमें एक पूरा रोड मैप डेवलप किया जाएगा, ना सिर्फ पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री बल्कि चाइना के साथ ताल्लुकात के बाद पाकिस्तान की मईशत पर गहरे असरात मुरतब होंगे। फिर पाक अफगान ट्रांजिट अगर हम बात कर लें ट्रेड की तो उसमें भी मुआहदे हो रहे हैं, बेहतरी आ रही है, पीस की बात हो रही है। तो सिचुएशन इस खत्ते में पाकिस्तान की न सिर्फ मजबूत बल्कि बेहतर हो चुकी है। एंड आई थिंक अब ये पूरी दुनिया को रियलाइज करना होगा कि इस खत्ते में पाकिस्तान की अपनी एक इंपॉर्टेंस है और उन्हें इसे तस्लीम करना होगा। एनीवे जी, मूविंग ऑन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मौसम सरमा का जब हम जिक्र करते हैं तो बहुत सी चीज़ों का जिक्र आता है, जिसमें धुंध का जिक्र आता है, मौसम की शिद्दत का जिक्र आता है, फिर उसके साथ साथ ड्राई फ्रूट्स का जिक्र आता है, मौसमी फलों का जिक्र आता है, सब्जियों का जिक्र आता है। लेकिन गुज़श्ता कुछ 4-5 सालों से एक जिक्र जो मुसलसल आ रहा है और परेशान कर रहा है वो है गैस की लोड शेडिंग या लिमिटेड टाइमिंग्स में गैस अवेलेबल होना। सर्दियाँ शुरू होते ही घरेलू सारिफीन और सनती सारिफीन के लिए परेशानी बढ़ जाती है कि गैस आएगी या नहीं आएगी, और जिन लिमिटेड आवर्स में गैस दी जाएगी क्या उनका प्रेशर होगा, क्या हम खाना पका सकेंगे या नहीं। खवातीन का सबसे बड़ा ये सवाल, क्या हम प्रॉपरली नहा सकेंगे या नहीं, पानी गर्म हो सकेगा या नहीं, क्योंकि पानी गर्म होना कोई लग्जरी नहीं है। बहुत से लोग आके कह देते हैं कि हीटर की लग्जरी ना अफोर्ड करें, गीजर की लग्जरी ना अफोर्ड करें, तो चूल्हे पर पानी गर्म करने की फैसिलिटी होगी या नहीं होगी। पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ शहरों में ये सवाल। और फिर गैस लोड शेडिंग पर जब प्रोटेस्ट होता है तो खवातीन बाहर निकल आती हैं और जिस तरह से अपने किचन के बर्तन उन्होंने पकड़े होते हैं वो उनकी बेबसी की जबान होती है कि हम क्या करें। ना सुबह के औकात में नाश्ता बन सकता है, ना दोपहर में खाना, ना रात के औकात में खाना। लाहौर की अगर हम बात करें तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पर रेजिडेंशियली रिहायशी इलाके ऐसे हैं जहां पर गैस ही अवेलेबल नहीं है। रात 1-1:30 बजे गैस आती है, सुबह 4-5 बजे चली जाती है और जिस दिन धूप निकले तो गैस आ जाती है। ये आलम है पूरा। हम अगर डिस्कस करें, मुल्तान का जिक्र करें, इस्लामाबाद, कराची तक गैस लोड शेडिंग, गैस लिमिटेड टाइमिंग्स में अवेलेबल या गैस का प्रेशर है ही नहीं। इस पर हम बात करेंगे, मुख्तलिफ शहरों की सिचुएशन जानेंगे कि क्या सूरत हाल बेहतर हुई है या नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो चाहे लाहौर का जिक्र हो, वो फैसलाबाद का जिक्र हो, वो कराची का जिक्र हो, वो मुल्तान का जिक्र हो। ये वो मुख्तलिफ शहर हैं जो बिग सिटीज़ हैं और इन बिग सिटीज़ में अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो फिर हम देख सकते हैं कि सबर्ब्स में या रूरल एरियाज़ में सिचुएशन क्या है। हमें फैसलाबाद से हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम शामिल गुफ्तगू करते हैं और जान लेते हैं कि फैसलाबाद की सिचुएशन क्या है। रमज़ान मिर्ज़ा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रमजान, मुझे ये बताएं, सुबह आपको चाय मिली है कि नहीं मिली है? मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी, आपके घर में गैस आ रही है या नहीं आ रही है? जी, चूंकि फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल हब है तो यहाँ पर जहाँ पर घरेलू सार्फिन को गैस की सर्दियों में जो ज़रूरत है वो बढ़ जाती है, तो इसके साथ साथ चूँकि इन दिनों में एक्सपोर्ट जो है उसमें खासी तेज़ी आई है, तो इस सूरत हाल में भी गैस की जो ज़रूरत है और इसका जो इस्तेमाल है वो खासा बढ़ चुका है। और इन दिनों में जो रीजन भर की इस वक्त तलब है वो तकरीबन 250 मिलियन क्यूबिक फिट गैस चाहिए, लेकिन यहाँ पर फैसलाबाद भर में तकरीबन 230 मिलियन क्यूबिक फिट जो है वो गैस फराहम की जा रही है। और जो एक्सपोर्ट के अलावा इंडस्ट्री है उसको गैस की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है, जिस वजह से यहाँ पर एक तरफ तो सनत का पहिया जो है वो जैम होता हुआ दिखाई दे रहा है, मईशत जो है उसके ऊपर इसके गहरे असरात नज़र आ रहे हैं, तो दूसरी जानब जो घरेलू सार्फिन हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो अफराद जिन्हें सुबह सवेरे दफातर का रुख करना पड़ता है या कामकाज की तरफ निकलना पड़ता है, उन्हें सुबह के वक्त जो है वो गैस लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ चूँकि इन दिनों में तालीमी इदारे भी एक बार फिर से खुलना शुरू हो गए हैं और जो कॉलेजेस हैं वो खुलना शुरू हो गए हैं, तो स्कूल और कॉलेजेस जाने वाले अफराद को भी जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो फैसलाबाद में इस वक्त
सुबह के वक्त नाश्ता बनाना और इसके बाद दोपहर का खाना और शाम का खाना तैयार करना ख़वातीन के लिए एक बड़ा चैलेंज दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और रमजान आपने क्लियर कर दिया मेरा सवाल जो मैंने आपसे पूछा था कि आपको सुबह चाय मिली है या नहीं, मतलब नाश्ता मिला है या नहीं, तो इसका मतलब आपको नहीं मिला क्योंकि गैस आ नहीं रही, और अगर आ रही है तो प्रेशर बहुत कम मिल रहा है। रमजान आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मुल्तान का रुख करते हैं, अली रियाज ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अली, अब गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, आपका भी दिन अच्छा गुजरे। आमीन जी, थैंक यू सो मच। अली आपको नाश्ता मिला है, चाय मिली है? मैंने तो कॉफी पकड़ी हुई है। अब मैं ये फ्लॉन्ट करूं या ना करूं, आपके मुल्तान में क्या सिचुएशन है? पहले मैं घरेलू सारिफीन का जिक्र करती हूँ। वेल यू आर लकी इन दिस मैटर, आप की खुशकिस्मत है। मुझे तो आज सुबह नाश्ता नहीं मिला, बल्कि आज ही क्या मामूली ये बन चुका है कि रोज दफ्तर आने की जल्दी होती है तो भागना पड़ता है और गैस होता नहीं है। मुल्तान में जो खास बात है वो ये है कि जैसे सर्दी आती है, एक तरफ जहाँ सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है तो वहीं दूसरी जानिब जो अला है वो स्विंग गैस की लोड शेडिंग है, और कई घंटे ये गैस की जो लोड शेडिंग है जारी रहती है। मुल्तान में जो लोड शेडिंग का शेड्यूल है वो कुछ इस तरह से है कि सुबह के वक्त जो गैस है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। वो प्राइम टाइम जिसमें ऑफिस जाने वाले और बच्चों ने स्कूल जाना होता है, जैसे स्कूल भी ओपन हो चुके हैं, तो 8 से 9 बजे के दरमियान या 7 से 9 बजे के दरमियान जो सुबह का प्राइम टाइम है इस वक्त गैस बिल्कुल भी नहीं होता है। इसी तरह शाम में भी ये सूरत हाल है, दोपहर में भी नहीं होता है। तो अभी मैं एक घर में ही मौजूद हूँ, किचन में मौजूद हूँ, इस वक्त भी यहाँ पर गैस नहीं आ रहा है, बल्कि मैं आपको इसको जलाकर भी दिखा सकता हूँ कि चूल्हे को, ये चूल्हा मैंने खोला है और अब हम इसको जलाने की कोशिश करते हैं। तो यही कुछ है, आप देख सकते हैं जैसा कि गैस नहीं आता है, परेशानी का सामना है, सर्दी की शिद्दत भी है और क्या करें, बस कि यही सूरत हाल है। शहरी काफी परेशान है। इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? गैस सर्दी में आता नहीं है तो कैसे मैनेज करते हैं? हमें बहुत मुश्किलात का सामना पेश होता है, जिस तरह कि सुबह गैस आती है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए। पता नहीं कैसे नाअहल लोग हैं जिन्होंने ये शेड्यूल बनाया, सिर्फ 10 मिनट के लिए, उसके अलावा पूरे दिन गैस नहीं आती, बिल्कुल भी गैस नहीं आती। हम सिलेंडर, ये 7 सिलेंडर लगा हुआ है, हम ये सिलेंडर यूज़ करते हैं, सिलेंडर बार बार भरवाना पड़ता है, उसकी गैस भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, सुबह ऑफिस जाना हो, कोई काम करना हो, गैस नहीं होती, बिल्कुल भी गैस नहीं होती है। मैं कैमरा अगर आपको दिखा सके, ये वो चूल्हे हैं जो गैस ना होने की वजह से शहरियों को मुंह चिढ़ाते हैं, जिनको बगैर नाश्ते किए और बगैर खाए जाना पड़ता है। ये तमाम तर मुश्किल सामना कर, किचन भी मौजूद है, तमाम तर चीजें हैं, लेकिन स्विंग गैस ना होने की वजह से चूल्हे जो है वो बंद पड़े हैं। बिल्कुल। अच्छा अली, क्विकली ये भी बता दीजिएगा इंडस्ट्रियल सिचुएशन क्या है? क्या इंडस्ट्री को गैस फराहम की जा रही है मुल्तान में? जी, मुल्तान में जो सूरत हाल है वो कुछ ऐसी है कि जहाँ पर घरेलू सार्फिन परेशान है, वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी भी जो सूरत हाल है खासी बेहतर नहीं है। वहाँ पर भी चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही चल रही हैं, लेकिन कदरे जो ज़्यादातर जो ज़िंदगी इफ़ेक्ट हो रही है वो हमारे जो आम शहरी है उनको खासा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो रोज़मर्रा के अमूर हैं वो बिल्कुल बराह रास्त इस पर इन्हसार करते हैं। अगर इंसान ने सुबह ऑफिस जाना है या बच्चों ने सुबह स्कूल जाना है किसी ने, तो जब खाएंगे नहीं तो एनर्जी कैसे होगी, कैसे आगे बढ़ेंगे। और ख़ुसूसन सर्दी में ये तमाम तर मामलात जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब जब गैस नहीं आता है तो बाज़ घरों में और अक्सर औकात लोग जो है वो LPG गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं, जो खतरनाक भी है और करने भी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, खतरनाक भी है और महंगी भी है। आप गुज़िश्ता कुछ महीनों से LPG की कीमत में मुसलसल इजाफा भी हो रहा है अली, और आप ये बात सही कह रहे हैं। और सिर्फ खाना पकाने में ही प्रॉब्लम नहीं है, सर्दी की शिद्दत बढ़ जाती है तो फिर आप ना हीटर ऑन करना तो दूर की बात, आप नहाने के लिए पानी गर्म नहीं कर सकते। मतलब ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स बहुत बड़े हैं। मतलब नाश्ता, रोटी नहीं बना सकते, चले रोटी बाहर से आ गई, अब सालन नहीं बना सकते, और अगर गैस आ भी रही है उसका प्रेशर कम है। प्रेशर की सूरत हाल बताइएगा जरा, क्या वहां पर अगर जिन औकात में गैस फराहम की जा रही है प्रेशर ठीक है? मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया। गैस प्रेशर की सूरत हाल क्या है अली? मतलब जिन औकात में गैस अगर आ भी रही है तो क्या प्रेशर पूरा आ रहा है? मतलब उन औकात में आप गैस को सही यूटिलाइज कर सकते हैं? नहीं, यही मसला है कि यहाँ पर जो उन्होंने औकात या जो जिस टाइमिंग को डिसाइड की हुई है उस वक्त भी गैस का प्रेशर इतना नहीं होता कि जिस तरह होना चाहिए था। जैसे कि अभी वक्त तो गैस नहीं होता है, अब शाम के वक्त जैसे कि जो प्राइम टाइम है 7 से 8 बजेगा या उससे पहले, तो गैस जो आता है मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, अब मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सूरत हाल है। तो जहाँ पर मौजूद नवा शहर में यहाँ पर जो गैस जो आता है 4 से 5 के दरमियान आता है, तो उसका प्रेशर भी काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से जो असल मसाइल है वो सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब एक
एक साथ सब लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जो यही बात, ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स भी जाती हैं सर्दियों में। इस बार भी SNGPLC नॉर्दर्न गैस जो है पाइपलाइन लिमिटेड जो मुल्तान में उनका ऑफिस है, वहां पर काफी एप्लीकेशन इस बार गई भी हुई है कि गैस का प्रेशर कम आता है, गैस नहीं आता, तो उनकी जानिब से ये जवाब दिया जाता है कि ये शेड्यूल है तो लोड शेडिंग है, तो इसलिए चीजें चल रही हैं सारी। लिमिटेड टाइमिंग्स में गैस फराहम की जाएगी और उसी टाइमिंग्स में आप गैस अगर प्रेशर आ रहा है तो आप लकी हैं और उनको इस्तेमाल कर लें। बहरहाल हमारे साथ ही रहिएगा अली। अब हम जरा कराची का रुख कर लेते हैं और कराची में सूरत हाल खासी परेशान कुन है, न सिर्फ घरेलू सारिफीन बल्कि अब आइंदा 48 घंटों के लिए CNG स्टेशन तो बंद हैं ही। इंडस्ट्री की सूरत हाल क्या है और गैस जो लिमिटेड टाइमिंग्स में अवेलेबल है क्या उसमें भी आ रही है या नहीं आ रही, इस पर बात करेंगे। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जावेद। वालेकुम सलाम जी। जी जावेद साहब, क्या सूरत हाल है कराची में घरेलू सारिफीन की? सबसे पहले तो हम उनका जिक्र कर लेते हैं कि गैस जो लिमिटेड औकात में फराहम की जा रही है, क्या उसमें प्रॉपर गैस आ रही है? मतलब आपको नाश्ता खाना टाइम पे मिल रहा है घर में या परेशानी है? बिल्कुल जी, दफ्तर पहुंचकर जो है वो नाश्ते का इंतज़ाम किया जाता है, वो भी किसी होटल या रेस्टोरेंट से मंगाया जाता है, इसलिए कि घर में जो है ये सर्विस अवेल नहीं है। सुबह जैसे ही सुबह का आगाज़ होता है उससे कबल जो है वो गैस का प्रेशर जो है वो इंतहाई कम होता है कि वो अमूर खानादारी के लिए जो है ख़वातीन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब से सर्दियाँ आई हैं, सुई साउदर्न गैस कंपनी का कहना है कि बलूचिस्तान को सर्दी ज़्यादा होने के बायस जो है गैस की इजाफी तरसील की जा रही है, जबकि दूसरी जानिब जहाँ जिन फील्ड से गैस आती है वहाँ पर सर्दी के बायस प्रेशर इंतहाई कम है। प्रेशर कम होने के बायस जो है वो कराची के अंदर सुबह के औकात में और शाम के औकात में जो गैस का इंतहाई कम प्रेशर होता है, जिसमें मुताबिद इलाके ऐसे जहाँ पर गैस जो है वो बिल्कुल नहीं आती और शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। होटलों से लेकर खाना पड़ रहा है, बाजार का खाने पर मजबूर है शहरी। दूसरी जानिब जो छोटे इलाके हैं वहाँ पर गैस सिलेंडर जो है वो भी मुमकिन नहीं है, इसलिए कि उसके भी रेट्स जो है वो काफ़ी आई है और लकड़ियों पर जो है वो इस्तेमाल पर चले गए शहरी। दूसरी जानिब अगर आपने जो कहा कि CNG सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा मुतासिर, इसलिए कि कराची के अंदर पहले जो है मरहलावार 3 दिन जो है और 4 दिन गैस मिला करती थी शेड्यूल के मुताबिक, लेकिन अब जैसी सर्दियाँ आई हैं तो अब ये गुज़िश्ता 1 माह से हफ्ते में 1 दिन जो है वो सिर्फ गैस मैसर है। गुज़िश्ता हफ्ते जो है 1 दिन मिली और अब आइंदा हफ्ते के लिए भी जो शेड्यूल है अब तक अनाउंस नहीं किया गया कि कब जो है वो गैस जो है मिलेगी CNG सेक्टर्स को, जिससे शदीद परेशानी का सामना है और अल्टरनेट फ्यूल यानी कि पेट्रोल पर जो है वो इस्तेफादा ही करना पड़ रहा है शहरियों को। दूसरी जानिब अगर सबसे ज़्यादा बात करें तो जो मुतासिर है वो हमारा कमर्शियल सेक्टर यानी कि सनअती एरिया जो है आप देखिए कि उसमें भी एक्सपोर्ट जो इंडस्ट्री कर रही है उसको तो उन्होंने कहा कि हम गैस फराहम कर रहे हैं, लेकिन जितनी स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं या नॉन एक्सपोर्टर इंडस्ट्रीज हैं उनको गैस फराहम की जा रही है या नहीं? क्योंकि हमने देखा था पिछले दिनों कुछ प्रोटेस्ट भी हो रहे थे, बार बार वो कंप्लेन भी कर रहे थे सुई साउदर्न कंपनी को। उसके हवाले से कुछ डिसाइड किया गया है कि उनको भी गैस देंगे या मुकम्मल बंद है? बिल्कुल जी, गुज़िश्ता हफ्ते एक बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हंगामी की गई सिर्फ गैस प्रेशर पे। सनती तर्जुमान थे तमाम सनती एरियाज़ के 7 सनती एरियाज़ है कराची में। सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर जोन समझा जाता है वो कोरंगी, लांडी और साइट एरिया। इसके अलावा फेडरल भी एरिया, न्यू कराची के जो सनती एरिया, यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़्यादा है और इस तरह की प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं जो बैरून मुल्क जो है वो एक्सपोर्ट की जाती हैं, वो शदीद मुतासिर हैं और कंपनीज जो है वो 4 से 6 घंटे ही चल पा रही हैं, उनको मुतवातिर गैस नहीं मिल रही। अल्टरनेट जो है वो फर्नेस ऑयल या दूसरी चीज़ों से जो गैस बनाने पर अपने टरबाइंस चलाने पड़ रहे हैं उनको, या अपने उनके टरबाइंस को जो है बिजली नहीं मिल रही तो उनकी फैक्ट्री सनत जो है वो मुस्तकिल तौर पर जो है वो बंद दिखाई देती है। और शहरी इस रोजगार का भी मसला है, इसलिए कि गरीब आदमी जो है सेक्टर जब परेशान है, अगर मुतासिर है, गैस नहीं मिल रही है तो यकीनन जो मजदूर है उसको भी परेशानी का सामना है। जी, उन मजदूरों को, खासतौर पर दिहाड़ीदार मजदूरों को जो इन इंडस्ट्रीज में या इन फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और अल्टरनेट जराए हमेशा ही एक्सपेंसिव होते हैं। जावेद हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो एक बार फिर से हम फैसलाबाद का रुख करेंगे। रमजान हमारे साथ वहां पर मौजूद है। रमजान, कहिएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज, आपने जैसे कहा कि जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज हैं उनको तो गैस दी जा रही है, उनको प्रायोरिटी पे रखा है, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, कनेक्टिंग इंडस्ट्रीज हैं या ऐसी इंडस्ट्रीज जो एक्सपोर्ट नहीं करती लेकिन अपनी प्रोडक्ट तैयार करती हैं पाकिस्तान में ही, उनका पूरा जो सिलसिला है वो चलता है, क्या उनकी तरफ से कोई प्रोटेस्ट वगैरह किया जा रहा है कि जी गैस फराहम नहीं की जा रही, हम अपना कारोबार कैसे जारी रखें?
जी बिल्कुल, उनकी जानिब से कई एक बार जो है वो आवाज़ उठाने की कोशिश की गई है, लेकिन हमेशा आवाज़ दब जाती है, क्योंकि फैसलाबाद में बहुत से ऐसे साइजिंग यूनिट्स मौजूद हैं, डाइंग यूनिट्स मौजूद हैं, टेक्सटाइल के छोटे यूनिट्स मौजूद हैं, जो कि मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने में अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं। उनको जो अब किसी और जो फ्यूल है उसके ऊपर मुंतकिल होना पड़ता है, जिसकी वजह से फैसलाबाद में लंडा, लेदर और इस तरह की जूते जलाने का अमल जो है वो जारी है, जिस वजह से फैसलाबाद में फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो पैदा हो रही है। लेकिन मुतलका इदारों की जानिब से उन यूनिट्स को जो है वो गैस की फराहमी नहीं की जा रही, जिस वजह से फैसलाबाद में मईशत का पहिया जो है वो जाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत से ऐसे मजदूर जो कि ऐसे यूनिट्स में काम कर रहे थे जहां पर सिर्फ सिंगल सोर्स है, वहां पर सिर्फ गैस ही का इस्तेमाल किया जाता था, उनको भी जो है वो इस वक्त बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो CNG स्टेशन हैं वहां पर भी जो है वो गैस की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। तो फैसलाबाद जो है वो इस वक्त गैस की लोड शेडिंग से खासा मुतासर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। अच्छा रमजान, ये भी बताइएगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जिक्र किया था वज़ीर आज़म ने, पिछले दिनों दौरा भी किया और कहा कि बहुत बूम आ गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रोजगार भी आ गए। क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रॉपर गैस मिल रही है? जी वहाँ पर भी प्रेशर की खासी कमी नज़र आ रही है, क्योंकि जितने भी बड़े यूनिट्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनको भी शिकायत जो है वो यके बाद दीगरे सामने दिखाई देती हैं। लेकिन उनके पास चूंकि बड़े यूनिट्स होने की वजह से जो अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं वो मौजूद हैं, जिस वजह से अल्टरनेटिव सोर्सेज के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। यही वजह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी जो हैं वो इन दिनों में खासी तेज़ दिखाई देती हैं। इसके साथ साथ जो लकड़ी का इस्तेमाल है वो भी इन दिनों में बढ़ जाता है, तो ओवरऑल जो पर यूनिट कास्ट है वो मुतासर होती है, जिस वजह से मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट में कमी भी वाक़ई हो सकती है। लेकिन हुकूमत की जानिब से ऐसी पॉलिसी जो है मुरतब नहीं की जा रही कि फैसलाबाद के जो एक्सपोर्टर्स हैं और छोटे जो सनतकार हैं उनको आसानी जो है वो फराहम करने के लिए कुछ इस तरह का शेड्यूल जो है वो बनाया जाए, जिससे फैसलाबाद की एक्सपोर्ट जो है वो भी बेहतर रहे, जो लोकल इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी जो है वो बूम आ रहा है उसमें भी बेहतरी रहे, और इसके साथ साथ जो फैसलाबाद की शहरी हैं उनको भी गैस की फराहमी मुसलसल जारी रहे। ओवरऑल सूरत हाल जो है वो तसल्ली बख्श दिखाई नहीं दे रही। तो उम्मीद सिर्फ मौसम से ही है कि मौसम बेहतर होगा तो गैस की फराहमी बेहतर हो जाएगी, मौसम शदीद होगा या सर्दी होगी तो गैस नहीं आएगी। सिर्फ यही उम्मीद रह गई है। सिस्टम में गैस अवेलेबल नहीं है और अगर है तो मैनेजमेंट के इश्यूज भी आते हैं जो कि अभी मुस्तकबिल करीब में कहीं ठीक होते हुए नजर नहीं आ रहे। वेल, रमजान, जावेद, अली, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मुल्तान, कराची और फैसलाबाद से हम जिक्र कर रहे थे जहां पर सिचुएशन जो है वो कुछ पुरुमीद भी नहीं और परेशान कुन है, खासतौर पर घरेलू सार्फिन के लिए। हम चल रहे हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेते हैं फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कल एक अफसोसनाक खबर जब सुनने में आई तो बड़ा दुख हुआ। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में एक 12 साला बच्ची जिसकी तबीयत ख़राब हुई उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता लगा कि वो बच्ची हामला है, शी इज़ प्रेगनेंट। 12 साल की लड़की माहम जिसका नाम बताया जा रहा है गुज़श्ता साल नवंबर में थाना चक जुमरा को मिली थी और फिर पुलिस के बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास वो आई अदालत के ज़रिए और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने इसको अपनी तहवील में नवंबर में लिया और अब बच्ची को आर्जी तौर पर दारुलमान में रखा गया। दारुलमान इंतज़ामिया ने शक पड़ने पर माहम का जब मेडिकल कराया तो मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक 14 हफ्ते प्रेगनेंट निकली और अकॉर्डिंग टू ऑल दिस सिचुएशन बच्ची जो है उसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास आने से पहले और पुलिस ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ऑफिसर की मुद्दयत में इस वक्त मुकदमा दर्ज कर लिया है। हमारे रिपोर्टर जिन्होंने ये खबर दी तैयब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। तैयब, इस इंसिडेंट के हवाले से बताइएगा, जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसका मतन क्या है, किसके खिलाफ दर्ज किया गया है? जी बिल्कुल, ये जो मुकदमा है ये रुबीना इकबाल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ऑफिसर है जिनकी मुद्दयत में दर्ज किया गया। उस मुकदमा में उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 11 नवंबर 2020 को थाना चक जुमरा पुलिस को एक लावारिस बच्ची मिली थी जिसका नाम माहम मालूम हुआ। उसको उन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने उसको इलाका मजिस्ट्रेट के पास पेश करने के बाद इस्तदा की कि उनको बच्ची को हमारी तहरील में दे दिया जाए। बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहरील में देने के अदालत ने अहकाम जारी कर दिए। बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन
ब्यूरो के पास थोड़ी बड़ी बच्ची रखने के लिए जो जगह नहीं थी, इसलिए उसको आर्जी तौर पर दारुल-उमान में मुंतकिल कर दिया गया। वहां पर बच्ची 2 से 2.5 माह रही है। इसी दौरान उसमें कुछ तब्दीलियां देखने के बाद जो दारुल-उमान की इंतजामिया है उन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को इन्फॉर्म किया, जिस पर जो कोर्स इसका अस्पताल से मेडिकल करवाया गया तो बच्ची के साथ ज्यादती होने का इंकशाफ हुआ, जिस पर रुबीना इकबाल की जानब से जब इस्तगासा दिया गया तो SHO की जानब से मुकदमा दर्ज किया गया। तमाम यहाँ पर 2-3 बातें जो करने वाली वो अहम ये हैं कि SHO ने चूंकि फौरी तौर पर उसका मेडिकल नहीं करवाया था, उसको ऐसे ही चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया। इस पर उनकी नेग्लिजेंसी जाहिर होती थी, जिस पर सीधी फैसलाबाद की जानब से SHO चक जुमरा को कल मुअत्तल कर दिया गया है। अभी तक बच्ची के वालिदैन की जो है उनका पता नहीं लग सका। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और पुलिस मिलकर बच्ची के वालिदैन को तलाश कर रहे हैं। बच्ची खुद अपने वालिदैन के बारे में बताने से कासिर है। उसने मुफ्त जगह के नाम लिए थे कि फलां जगह शहर के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो कि पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अफसरान जाकर विजिट कर चुके हैं। बच्ची जहां पर भी उनको बताती है वहां पर जाती है, मगर उसके वालिदैन नहीं मिल रहे। इसी के साथ साथ बच्ची मेंटली तौर पर इतनी अपसेट है कि वो ये बताने से भी कासिर है कि उसके साथ किसने ज्यादती की। जब पुलिस को बच्ची चक जुमरा सिटी के चौक में मिली थी, उससे पहले बच्ची कहाँ से आ रही थी, किसके पास क्याम पजीर थी, कुछ पता नहीं। अच्छा तैयब, इस बच्ची की उम्र क्या है? इसमें देखें जी, इसमें एक बड़ी 2 मुतजाद बातें हैं। जो पुलिस की जानब से FIR दी गई है, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने इस्तगासा एप्लीकेशन दी थी, उसमें बच्ची को नाबालिगा और बच्ची की उम्र 12 से 13 साल दर्ज की गई है। लेकिन जो अस्पताल से मेडिकल करवाया गया उस पर डॉक्टर की जानब से बच्ची की उम्र 15 साल लिखी गई है। इसमें यह तजाद है कि बच्ची की एक्चुअल उम्र कितनी है। चूंकि बच्ची बालग है, इस वजह से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने अपने पास नहीं रखा, दारुल-उमान में मुंतकिल कर दिया, क्योंकि जो बालग बच्चियां लावारिस उनको दारुल-उमान में ही मुंतकिल किया जाता है। लेकिन FIR जब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अफसर की जानब से उसको नाबालिगा जाहिर किया गया था। बिल्कुल ठीक। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, नाबालिगा जाहिर किया गया था, लेकिन ऑब्वियसली मेडिकल रिपोर्ट जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। तो बच्ची जो है वो करीबन 15 साल की है और अभी तक उसने कुछ बताया नहीं। तो ये बहुत शुक्रिया आपका, ये स्टोरी आपने दी और इसकी डिटेल्स आपने हमें बताई। इस हवाले से हम बात करेंगे। मुतल्लिका इलाके के SP रिजवान तारिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है और उसमें पुलिस का रोल क्या रहा, पुलिस किस तरह से ये पूरा मामला हैंडल किया और अब आइंदा, अब जब चुके ये चीज़ वाज़े हो गई है मेडिकल रिपोर्ट में कि उस बच्ची के साथ ज्यादती हुई और वो बच्ची 3 महीने प्रेग्नेंट है, क्या कार्रवाई की जाएगी, किस तरह से इस केस को डील किया जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। रिजवान तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब वक्त देने के लिए। ये पूरा मामला जो करीबन नवंबर में शुरू हुआ, जब पुलिस को ये बच्ची मिली और पुलिस ने फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से रब्ता किया और बच्ची दारुल-उमान में चली गई, वो पूरा सिनेरियो तो हमने सामने वाज़े लिख दिया। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं जब कोई गुमशुदा बच्चा मिलता है, मेडिकल नहीं कराया SHO ने, जिनको मुअत्तल तो अब कर दिया गया है, लेकिन क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं सर, उसके थोड़ा सा कहिएगा। मैडम इस तरह से था कि जिस वक्त बच्ची पुलिस को लावारिस हालत में मिली तो देखने में इसकी एज कोई 12-13 ईयर्स लग रही थी और बच्ची जो थी अपने वेयर अबाउट्स के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में या जहाँ से बिलोंग करती है कुछ बताने की पोजीशन में नहीं थी और अपेरेंटली ज़ाहिरी तौर पे कुछ इस तरह से शवाहिद मौजूद नहीं थे, ना बच्ची ने खुद स्टेटमेंट दी कि उसके साथ कोई ज्यादती या बदसलूकी वगैरह की गई है। तो पुलिस ने इस चीज को फिर मेडिकल जो है वो नहीं करवाया और उन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से राब्ता किया और उन्होंने थ्रू चाइल्ड वेलफेयर कोर्ट बच्ची को अपनी कस्टडी में ले लिया। ये वाकया मैडम 10 नवंबर 2020। जी जी। और उसके बाद जी जी तकरीबन एक महीने से ज्यादा अरसा उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और दारुल अमान में गुजरा बच्ची को और 30 दिसंबर को ये चीज रिपोर्ट की गई कि जो सुपरिटेंडेंट थी वहां की दारुल अमान की, उनको ये डाउट हुआ कि बच्ची की सेहत कुछ ठीक नहीं है, तो उन्होंने उनका जब मेडिकल के लिए लिखवाया तो फिर उसमें आया कि शी इज 14 वीक्स ऑफ प्रेग्नेंट। तो अभी पुलिस ने जब उनको सुपरिटेंडेंट ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो उन्होंने जब पुलिस को एप्लीकेशन दी है अलॉन्ग विद द मेडिकल, तो फिर उस पर पुलिस ने अंडर सेक्शन 376 विच इज रेप सेक्शन, उस पे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया अगेंस्ट अननोन पर्संस। तो उस पे अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन एसपी साहब अब ये देखिए, अब इसमें 2 जगह पर, एक जगह तो ये कि तकरीबन 2.5 माह गुजर गए, बच्ची के वालिदैन का नहीं पता लग सका, उसकी फैमिली का पता नहीं लग सका, वो एक अलग सिनेरियो, और उसके बाद जब अब ज्यादती मेडिकली प्रूव हो गई और वो बच्ची प्रेग्नेंट भी है, उसके बाद पुलिस ने अब मुकदमा दर्ज कर लिया। इसमें फर्दर क्या कैसे हो सकेगा, सिचुएशन कैसे हैंडल की जाएगी? क्योंकि पहले तो क्लियरली पुलिस की तरफ से मिस हैंडल हुई, उस वक्त बच्ची का मेडिकल नहीं कराया गया और बस हैसल बैसल में दे दिया चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने दारुल अमान को दे दिया। जी मैडम, ये उस वक्त चूंकि जाहिरी तौर पर कोई इस तरह के शवाहिद मौजूद नहीं थे
कि बच्ची के साथ कोई बदसलूकी या ज्यादती है। बच्ची की स्टेटमेंट भी ऐसी नहीं थी, इसलिए उस वक्त मेडिकल नहीं हो सका। और अभी जो है चूंकि मेडिकल हो गया है और अभी मुकदमा भी दर्ज हो गया है, तो पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि हम इसको टेक्निकल तरीके से और साइंटिफिक तरीके से इसके जो मुजरिमान है उन तक पहुंचे। और सीपीओ साहब ने इस हवाले से एक ज्वाइंट टीम जो है उसको तश्कील दे दी है। मैं खुद उसको सुपरवाइज कर रहा हूँ और हमारे बहुत अच्छे ऑफिसर्स उसमें मौजूद हैं। इंशाल्लाह जल्द हम इसका पता। रिजवान साहब, बच्ची से बात हो सकी है? क्योंकि अब डीएनए सैंपलिंग के जरिए तो नहीं, फोरेंसिक तो नहीं हो सकेगा क्योंकि टाइम गुजर चुका है, 3 महीने हो गए और 3 महीने कबल ये वाकया कब पेश आया कुछ पता नहीं। बच्ची से बात हो सकी है? किन पैरामीटर्स के ऊपर इस केस को आगे लेकर जाया जाएगा? मैडम, हम बच्ची के साथ बिल्कुल राब्ते में है, लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले ये बताया कि बच्ची किसी भी किस्म का जो बयान है वो देने की पोजीशन में नहीं है। बच्ची अपने वेयर अबाउट्स अपने पेरेंट्स के बारे में भी नहीं बताती, और बच्ची ने पहले भी अपने साथ ये जो वाकया हुआ है इसके बारे में पुलिस को या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वालों को, इवन दारुल अमान के स्टाफ को, किसी को भी इस बारे में आगाह नहीं किया, जिस वजह से मेडिकल होने में इतनी ताखीर हुई थी। तो बच्ची से बात तो की जा रही है, पुलिस ऑफिसर्स भी और जो चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले हैं ये सब बच्ची के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई हेल्प नहीं मिल रही है। उससे कोई हेल्प नहीं मिल रही है। बहुत शुक्रिया एसपी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन होप कि इंसाफ के लिए और इस केस को बेहतर स्ट्रैटेजी के जरिए हल किया जाएगा और उस मासूम बच्ची का भी ख्याल रखा जाएगा जो इस पूरे इंसिडेंट में ना सिर्फ विक्टिम है बल्कि इनोसेंट भी है, और ख़ास तौर पर तब जब उसके माँ बाप का भी पता नहीं लग रहा। इस तरह के वाक़यात सोसाइटी में हमेशा इतने इस कदर बढ़ जाते हैं और इस कदर दिल खराश होते हैं कि उसके बाद आपको समझ नहीं आती है कि हम एज अ सोसाइटी किस तरफ जा रहे हैं, हमारा रोल जो है वो इस सोसाइटी में क्या है। मैं समझती हूँ कि ना सिर्फ इस तरह के इंसिडेंट्स के लिए आवाज़ उठानी चाहिए बल्कि पुलिस को अपना विजिलेंट रोल प्ले करना चाहिए ताकि वो मुतासिरा ख़ानदान को, मुतासिरा लोगों को इंसाफ दे सके। नाज़रीन, कॉन्वर्सेशन का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब थोड़ी सी क्रिकेट की सूरत हाल के ऊपर भी बात कर लेते हैं। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो T20 मैच खेले जा रहे हैं उन सीरीज़ का आगाज़ फरवरी से होगा और इस टीम के अंदर बहुत से नए खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है जो पहली बार जनूबी अफ्रीका के T20 स्क्वाड में शामिल होंगे। और इसमें अगर हम जिक्र करें साउथ अफ्रीका की टीम का तो बेहतर सिचुएशन में है ये टीम और ऐसा लग रहा है कि वो बेशक पाकिस्तान एक अरसे के बाद आए हैं लेकिन अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो देंगे। खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट का अगर हम जिक्र करें तो साउथ अफ्रीका की रैंकिंग पाकिस्तान से बेहतर भी है और उनकी टीम में सीनियर प्लेयर्स भी हैं। हमारी टीम सिलेक्शन के ऊपर तो बहुत से सवाल उठे, लेकिन अब चूँकि साउथ अफ्रीका की टीम अनाउंस कर दी गई है और इसमें जो है वो उन्होंने नए प्लेयर्स को भी मौका दिया है, तो लेट्स सी कि हमारी टीम कैसा परफॉर्म करती है। ऑल्दो क्रिकेट साउथ अफ्रीका का ये कहना है जो क्रिकेटर्स हैं कि अक्सर क्रिकेटर्स टेस्ट सीरीज़ के बाद वतन वापस आ जाएंगे ताकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कबल मुल्की कवानीन के मुताबिक क्वारंटीन रहे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 मैचेस 11, 13 और 14 फरवरी को लाहौर में होंगे और 26 जनवरी को जो शुरू होने जा रही है टेस्ट सीरीज उसको तो हम सब देखेंगे ही कि उसमें पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता है। इसके अलावा एक और खबर जो आपके साथ शेयर करें कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज मुकम्मल होने के बाद बेहतरीन बल्लेबाजों की फहरिस्त जो जारी की है। टेस्ट क्रिकेट की नई रैंकिंग के तहत बल्लेबाजों में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्स बदस्तूर पहले नंबर पर विराजमान है और स्टीव स्मिथ जो है उनका दूसरा नंबर है। भारत के खिलाफ उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाज मार्टिस का इस रैंकिंग में उनका नंबर जो है वो तीसरे नंबर पर आ गया है। भारतीय कप्तान विराट कोहली की तनज़्ज़ुली हुई है और वो टेस्ट क्रिकेट की रैंकिंग में थोड़ा सा नीचे आ गए हैं, अब चौथे नंबर पर हैं और इससे कबल ICC टेस्ट रैंकिंग में ये दूसरे नंबर पर थे। सो ये वो तमाम रैंकिंग्स हैं जो जारी की गई हैं, जबकि हमारे जो कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम हैं कीवीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बाहर होने के बायस ICC की बल्लेबाजों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर जा पहुंचे हैं। इससे कबल उनकी पोजीशन 5वीं थी। तो ये तो था जी क्रिकेट की दुनिया से खबर और अब जरा हम आपका ख्याल रख लेते हैं और आपकी स्किन के हवाले से बात कर लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और मुझे हमेशा ये लगता है कि जितनी बार इस पर बात की जाए वो कम है क्योंकि सबसे प्राइम
जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपका अपना आप होना चाहिए, वो हेल्थ के हवाले से होना चाहिए। और अच्छा दिखना, खुश शक्ल दिखना, ये हर एक का हक है। तो उसके लिए हम जो अपना रोल प्ले कर सकते हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि आप तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। डर्मेटोलॉजिस्ट और बड़े नामवर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, बड़े मज़े के मशवरे देते हैं और आपकी स्किन का बड़ा ख्याल भी रखते हैं। डॉक्टर अजीम जहांगीर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया जी आपकी तशरीफ आवी के लिए। और फ्रंटलाइन वर्कर हैं आप, इतना वनरेबल सिचुएशन में आप लोगों की ना सिर्फ खिदमत कर रहे हैं बल्कि सारी चीज़ों को देखकर चल रहे हैं। मुश्किल है कोविड के साथ ये सब देखना? हाँ, बड़ा मुश्किल इसलिए है कि हालांकि हमारी तो ज़्यादा स्किन का शोबा है, बट स्टिल इट्स डायरेक्टली चूँकि करीब से देखनी पड़ती है तो, और उसके बगैर काम नहीं चल सकता, सिर्फ बात करने से काम नहीं चल सकता जब तक के देखें ना। तो अगरचे हमने बहुत कुछ तो व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे हम देख सकते हैं कुछ मरीजों को, लेकिन बहुत सारे मरीज हैं जिनकी तसल्ली नहीं होती, उनको देखना ही पड़ता है। और जो थोड़ी सी लेस एजुकेटेड क्लास है वो उनको पता नहीं उसका शायद, और उनको फिर देखना पड़ता है। तो है तो बहुत मुश्किल, और चूंकि वो सब कुछ पहन के देखना जो है, या हर वक्त मास्क भी इवन पहनना जो है, वो भी काफ़ी प्रॉब्लम का बायस बनता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हम इसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है वो हाइड्रा फेशियल के हवाले से है। इस चीज़ पर पिछले कुछ 6-7 महीने से बहुत ज़्यादा बात हो रही है, क्योंकि उससे पहले भी तो ये एग्जिस्ट करता ही था। सबसे पहले तो ये बताइएगा हाइड्रा फेशियल के फ़वाइद क्या हैं और क्या ये सब स्किन टाइप्स के लिए है? देखें, हाइड्रा फेशियल एक जो फेशियल है जिसको कि आप समझ लें वाटर बेस्ड या लिक्विड बेस्ड ट्रीटमेंट्स उसमें ज़्यादा आ गई हैं। अगरचे ये ट्रीटमेंट जो है पहले भी था और इससे मिलते जुलते और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो कि वेरी सिमिलर हैं, लेकिन कुछ हाइप भी क्रिएट हो गई, कुछ एडवर्टीजमेंट इतनी हुई इसके बारे में, तो लोगों ने आके पूछना भी ज़्यादा शुरू कर दिया और उसमें कुछ सचमुच बेहतरी भी थी इसमें। तो हाइड्रा फेशियल में बेसिकली आप क्या करते हैं, पहले आप जो पोर्स हैं उनको समझ लें, ये जो क्लीनिंग प्रोसेस है उसको डी क्लॉग कर लेते हैं। सही। उसके लिए मुख्तलिफ केमिकल्स आप यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ आप अद्वियात समझ लें वो यूज़ करते हैं जो कि उसके अंदर डालते हैं आप, और वो दवाइयाँ तो नहीं कह सकते, वो बड़ी माइल्ड सी एक समझ लें जो हैं सीरम्स हैं जी, जिसको सीरम्स बोलते हैं। तो उसको आप यूज़ करते हैं, जिससे पहले आप उनको क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्लेंज कर लेते हैं स्किन को। उसके बाद उसको आप हाइड्रेट करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं, और उसके बाद आप कोई न्यूट्रिएंट उसके अंदर आप समझ लें इंसर्ट कर सकते हैं जो कि स्किन को ज़्यादा ग्लो देता है और थोड़ी क्लीन हो जाती है। फिर काफ़ी कंपनीज ने कुछ ऐसा किया कि वो एक ही मशीन के अंदर 2-3 और चीज़ें लगा देते हैं जिसमें स्किन थोड़ी सी टाइटनिंग हो सकती है, कुछ थोड़ा आप कह लें उसमें कुछ ऐसी लाइट्स हैं जिस तरह रेड लाइट है, ब्लू लाइट है जो कि स्किन को थोड़ा रिजुविनेट करती है, कुछ ऐसी लाइट्स हैं जो कि स्किन को, जो आपके दाने हैं स्किन के वो बड़े कम हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें मिला के दैट बिकम्स अ वेरी गुड कंफर्टिंग पैकेज फॉर द पेशेंट। बिल्कुल सही। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारा जो कौमी मसला है ना, उसकी तरफ आप नहीं आए। कौमी मसला हमारा ये होता है कि हम शीशे में देखते हैं, ओहो मैं तो बहुत काली लग रही हूँ, चलो फेशियल कराने चले। तो वो तो सैलून वाला फेशियल हो गया। क्या हाइड्रा फेशियल एक्चुअली आपको गोरा करता है या नहीं? क्योंकि मैं इसको हमेशा अपना कौमी मसला कहती हूँ। देखें, गोरा करना जो है वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं कि अगर आपको अपना रंग थोड़ा सा डार्क लगता है तो उसको लाइट करना बिल्कुल कोई मसला नहीं है इतना बड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, इतनी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं जिसमें माइक्रोडर्माब्रेशन आती है, हाइड्रा फेशियल आती है, तो ये तो बड़ी कॉमन है एंड दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव। काफ़ी दफ़ा लोग मुझसे पूछते हैं कि जी ये क्रीम मैं जो है ये $200 की, 200 पाउंड की मैंने मंगवाई है, तो मैं उनसे कहता हूँ देखिए वहाँ पे 200 पाउंड खर्च करना एक क्रीम पे इसलिए तुक बनता है कि वहाँ पे डॉक्टर की फीस जो है तकरीबन $350 से $500 है। आप अफोर्ड नहीं कर पाते डॉक्टर के पास जाना तो आप ये क्रीम ले लें, या वहाँ पे अगर फर्ज करें एक जो क्रीम अगर मेडिकेटेड क्रीम जो है वो तकरीबन $1700-1800 की एक ट्यूब है, तो आप वो $2000 जब अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप $200 की खरीद लें। यहाँ पे $200 से बहुत कम में आपका कंसल्टेशन भी डॉक्टर से हो जाएगी, आपकी तमाम दवाइयां भी आ जाएंगी, इतनी सस्ती हैं। जी, तो ये हम जहां बहुत सारा पाकिस्तान के बारे में बुराइयां हर वक्त सोचते हैं कि यहाँ भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, तो जो चीजें हैं उनको अप्रिशिएट करना अल्लाह की नेमतों में से ये भी नेमत है। मैं तो इसको नेमत समझता हूँ कि हेल्थ केयर जैसा भी है पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। मैंने अमेरिका में 15 साल रहा हूँ और मैं आपको पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि हाँ, अच्छे डॉक्टर काफी यहाँ पर नहीं होंगे जो ध्यान से नहीं देखते होंगे, उतनी मेहनत नहीं पेशेंट पे करते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं और ज़्यादातर ऐसे डॉक्टर हैं जो अपनी पेशेंट पे मेहनत करते हैं, कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हैं और ख्याल रखते हैं, और उससे आपको कम दवाइयों से आपकी स्किन बेहतर भी हो सकती है। अगर आपका कोई
स्किन का इशू है तो बेहतर हो सकता है। वैसे यूर वन ऑफ दोस्त कि आप अपने पेशेंट्स का बड़ा ख्याल रखते हैं और खुद फॉलो अप लेते हैं, क्योंकि मुझे बहुत दफ़ा बहुत सालों से आपके साथ ये एक्सपीरियंस भी है और मैंने जनरली भी देखा है। अब जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पे बड़ा सस्ता है, लेकिन सर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, पेशेंट को ये पता ही नहीं है कि ऑथेंटिक सेंटर्स या ऑथेंटिक क्लिनिक्स कहाँ हैं। इतने टेक्नीशियंस ऐसे हैं जो मुस्तनिद डॉक्टर से सीखते हैं, उसके बाद वहाँ से जी टाटा बाय बाय करते हैं और अपना एक छोटा सा सेंटर खोल के बैठ जाते हैं और अपनी दिहाड़ी लगाना शुरू कर देते हैं। ये सिचुएशन पाकिस्तान में बहुत ख़राब है। ये देखें, सबसे आसान काम है कि आप अपने डॉक्टर की तहकीक प्लीज़ करें, उसकी क्वालिफिकेशन चेक करें कि वो MBBS है कि नहीं है, कम से कम ये तो देखें। दूसरा ये देखें कि उसने क्या उस फील्ड में स्पेशलाइज किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। सबसे आसान बात यह कि अगर स्पेशलाइज की कोई डिग्री भी नहीं तो कम से कम उसने किसी ऐसे मुस्तनद डॉक्टर से सीखा तो हो। तो ये पूछने में कोई हर्ज नहीं कि जी आपको सिखाया किसने है। अगर वो कहें जी कि मैंने तो 2 दिन का कोर्स किया था दुबई जाके और मैं सब कुछ मुझे आ गया, इसका मतलब है वो आपके लिए काफी नहीं होना चाहिए। लोग 1.5-2 घंटे का कोर्स करके वही वाला काम शुरू कर देते हैं, हालांकि तरीका ये होता है कि वो एक इंट्रोडक्टरी कोर्स होता है, उसके बाद उस डॉक्टर को किसी सीनियर डॉक्टर के साथ कुछ अरसे काम करना चाहिए। सही बात है, आपकी प्रैक्टिस होगी तो ही आप आगे लेकर चलेंगे। अच्छा, कमिंग बैक ऑन हाइड्रा फेशियल, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि जब भी हम मेडिकल ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि इसके तो कोई साइड इफेक्ट्स होंगे, सो दे प्रेफर कि हम शॉर्ट टर्म कुछ कर लें, हम इस तरह से जो बेहतर रहता है आपकी स्किन के लिए, लेकिन उसमें मेडिसिन यूज ना करें। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, हाइड्रा फेशियल में अगर आपको डर लगे कि वो सीरम्स जो हैं वो भी कोई दवाई के तौर पे काम करते हैं, जो कि हल्की बड़ी माइल्ड सी दवाई ही होती है वो, लेकिन वो इतनी खुदा ना खास्ता उसको हम ये नहीं कह सकते कि बड़ी खतरनाक या बड़ी एग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं है वो। उसमें पहली बात तो ये कि अगर आप उसको उससे भी डर लगे तो आप माइक्रोडर्माब्रेशन कर सकते हैं। माइक्रोडर्माब्रेशन में बड़े बारीक क्रिस्टल जो हैं वो आपकी जिल्द को हल्का सा एब्रेड करते हैं, हल्का सा रगड़ते हैं और उसके बाद हम वो क्रिस्टल को फेंक देते हैं। ठीक। हाइड्रा फेशियल में भी जो आप सीरम्स यूज करते हैं उनको चेंज किया जा सकता है। उससे पहले कुछ लोग जो हाइड्रा फेशियल का एक कंपोनेंट है, एसेंशियल कंपोनेंट, जिसमें कि स्किन को हल्का सा रगड़ा, उसमें भी जा सकता है, थोड़ा सा ब्रेड किया जा सकता है, थोड़ी सी हल्की सी स्क्रबिंग की जा सकती है, उस कंपोनेंट को ज्यादा कर सकते हैं और या आप कम भी कर सकते हैं। बट आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप। स्किन टाइप पे डिपेंड करता है, आपकी सेंसिटिव कितनी स्किन है, आपको हम करना क्या चाह रहे हैं उससे, क्या मकसद हाइड्रा फेशियल का रिजल्ट क्या लेना चाह रहे हैं। क्या हम चाहते हैं कि दाने कम निकलें, क्या हम चाहते हैं जो दानों के स्कार या मार्क्स रह गए उनको बेहतर किया जाए, क्या हम चाहते हैं कि ओवरऑल रिजुविनेशन सिर्फ स्किन की और स्किन की थोड़ी फ्रेशनेस आ जाए, या स्किन को हम थोड़ा सा लाइट करना चाहते हैं। तो हमारा मकसद क्या है और पेशेंट कितना टॉलरेट कर सकता है। तो अगरचे ये देखने में और सुनने में बड़ा सिंपल प्रोसीजर दिखाई देता है, लेकिन इसको हम फाइन ट्यून करना जो है दैट इज द एक्चुअल आर्ट। बिल्कुल, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस हमारे नाजरीन को बड़ी पसंद आती है और मुझे लगता है कि मुझे एक आधी दिन में ना ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना पड़ेगा और उस पर हम जो है वो बात भी करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, शादी से पहले का जो एक एलिमेंट होता है, अब शादियों का सीजन चूंकि चल भी रहा है, फरवरी मार्च अप्रैल तक ये कंटिन्यू रहेगा, इसमें ब्राइड्स या इवन ग्रूम्स जो अपनी स्किन सर्विसेज कराना चाहते हैं और वो नहीं जाना चाहते सैलून्स पे और वो एक्चुअली डर्मेटोलॉजिस्ट से अपनी स्किन बेहतर करना चाहते हैं, कितना हेल्पफुल रहेगा ये हाइड्रा फेशियल या डर्मेब्रेशन या इसके अलावा जो और प्रोसीजर्स हैं? देखें, मैं पेशेंट्स को ये कहता हूँ और ये मेरी रिक्वेस्ट होती है कि नंबर 1 तो शादी से बिल्कुल फौरन पहले जाके एक हफ्ता पहले जाके कोई एग्रेसिव ट्रीटमेंट ना कराएं। ठीक। काफी दफा लोग फेशियल करवाते हैं, नॉर्मल फेशियल 4 दिन पहले 3 दिन पहले और उसका रिएक्शन हो जाता है और किसी अच्छे सैलून से कराते हैं। मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कोई गलत किया होगा, लेकिन उस वक्त पता नहीं होता कि किसकी कितनी सेंसिटिव स्किन होगी। और वो बजाय शादी पे ठीक होने के यकीन करें हम बड़ी मुश्किल से कोई दवाइयां दे दे के इतना कोशिश अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो वक्त गुजर जाए। तो एक तो शादी से बिल्कुल फौरन पहले ना करवाएं। अगर आप 2-3 महीने पहले जब आप अपने जोड़े छोड़े बनाना शुरू करते हैं, कोई आप अपना बाकी शॉपिंग शुरू करते हैं, तो उसके लिए स्किन को थोड़ा सा मौका, अगर 3-4 महीने हो। लेकिन दाने जो निकलते हैं ना पाकिस्तान में, बहुत ज्यादती की बात है, क्योंकि दानों का इलाज या एक्ने का इलाज इतना सस्ता और इतना अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल हो सकता है पाकिस्तान और है। ये आपकी बात ना मैंने पल्ले बांधी हुई है और मैं किसी को देखती हूँ ना कि उसकी स्किन पर अगर एक्नी है तो मैं पहले उसको शर्मिंदा करती हूँ कि तुम्हारी स्किन पे एक्नी है, जाके डॉक्टर से इलाज कराओ, इसका इलाज मुमकिन है। और लोगों को नहीं पता। और लोगों को मैं हैरान हूँ, हमारे मेडिसिन में बहुत सारे लोगों को, क्योंकि मेडिसिन अभी इतनी स्पेशलाइज्ड फील्ड हो गई है कि जिसका शोभा नहीं है। हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर्स जो हैं, कभी मैं उनके बच्चे को देखता हूँ, वो बच्चे को भेजते हैं कि जी इसके मुंह पे स्कार पड़ चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि यार इसके फादर तो खुद या मदर इतनी हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर है, लेकिन चूंकि वो स्किन की नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मेरे भी बचपन में ये थे डॉक्टर साहब, ये सभी को होते हैं, ये इसमें क्या मसला है? तो ये सभी को नहीं होते, ये बीमारी है
और इसका इलाज मुमकिन है। तो नंबर एक तो अगर आपको पिगमेंटेशन का मसला है, आपको छाइयों का जरा मसला है, आपको ज्यादातर जो मसला होता है वो इस उम्र में ज्यादा छाइयों का भी नहीं होता, पिगमेंटेशन ज्यादा होता है, एक्नी का मसला या एक्नी की वजह से पड़ने वाले स्कार का मसला और ओवरऑल रिजुविनेशन का, वो अगर आप 3-4 महीने पहले शुरू करते हैं तो 90% तो चांस है कि उस वक्त से उससे पहले आप बहुत पहले आपकी स्किन बहुत बेहतर हो जाएगी। अगर उसके लिए हाइड्रोफेशियल की जरूरत है, हाइड्रोफेशियल कर सकते हैं, कर दो, हम फिलर कर देते हैं उन स्कार में ताकि वक्ती तौर पर काम चल जाए, वो बेहतर हो जाए। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब अब जाते जाते जरा आप मास्क का भी जिक्र कर लेते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं मास्क की वजह से भी एक्नी हो रहे हैं, स्किन पिगमेंटेशन हो रही है, क्योंकि पसीना अंदर ही रहता है और उसकी वजह से बड़ा रिएक्शन आता है। इस पे अब क्या करें? मास्क पहनना तो देखिए मास्क पहनना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने तो अब माशाल्लाह वैक्सीन भी लगवा ली और आप भी अब मेरे ख्याल आप हो भी चुका आपको जी। तो आपके लिए तो शायद मैं कहूँगा चलें कोई बात नहीं, अब सोशल डिस्टेंस और ठीक है, लेकिन यूजुअली मास्क इज वन ऑफ द थिंग दैट यू कैन डू। बाकी तो अल्लाह के इख्तियार में सब कुछ है, लेकिन आपको जो अल्लाह ने थोड़ा बहुत अकल दी है तो मास्क जरूर पहने। उसमें यह कि अगर आपको मास्क इरिटेट करता है तो थोड़ी देर के लिए जब आपके पास करीब लोग नहीं है, अब गाड़ियों में मैंने लोगों को देखा अकेले ड्राइव करो और मास्क पहना हुआ, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बाहर फिर रहे हैं और खुली जगह है तो वहां मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। जब आपका स्टूडियो छोटा था तो बहुत ज्यादा मैं जब भी आता था सब लोगों को आपको कहता था, अब चूंकि बड़ा हो गया तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग है, कुछ काम चल सकता है, लेकिन मैं भी खुश हूँ कि सब लोगों ने मास्क यहाँ पहना हुआ है जी। तो मास्क होता है, अच्छा, बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। और मास्क के बाद जो देखें उसके बाद अगर आपको एलर्जी होती है, फर्ज करें आपने मास्क पहना और आपको पसीना आया, अब प्रॉब्लम ये होती है पसीने से आपके मास्क में जो पसीना जाता है तो कुछ केमिकल्स मास्क के पेपर के कुछ केमिकल्स या आजकल जो कपड़े के मास्क हैं उसके कुछ केमिकल्स आपकी जिल्द पे लग जाते हैं और उससे आपको एलर्जी शुरू हो जाती है। अगर आप फौरी तौर पे उसका इलाज करें तो कोई मसला नहीं होता, ना निशान पड़ता है ना एलर्जी होती है और आप ठीक हो जाते हैं। आपने बस मास्क एक तो बेहतर क्वालिटी का इस्तेमाल करना है और कोशिश करनी है कि चेंज करते रहें, और अगर कोई एलर्जी करे कोई तो उसी वक्त उसको चेंज कर सकते हैं ना, उस मटेरियल को चेंज कर सकते हैं, अपने डॉक्टर को दिखा देंगे जी मुझे एलर्जी कर रहा है। और दूसरा ये कि उसको थोड़ा सा ब्रीदर दरमियान में जब आपको पता चलेगा करीब कोई नहीं है तो उसको उतार दें। That's actually a good idea. Well, thank you so much डॉक्टर साहब for being with us और आपने जबरदस्ती बड़ी इंफॉर्मेटिव कॉन्वर्सेशन हमारे साथ की है एंड आई एम श्योर आपके बहुत से डाउट्स, बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये चीज़ कभी नहीं भूलनी कि आपने अपना ख्याल खुद रखना है, अपनी स्किन का ख्याल खुद रखना है, डिसीजंस खुद लेने हैं, केयर भी खुद करनी है। तो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन और ऑथेंटिक जराए से ही अगर कोई ट्रीटमेंट कराना है, कुछ प्रोसीजर्स कराने हैं तो वो कराएं। आई थिंक दैट्स गोना बेनिफिट यू। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द शो। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।